लेकिन उसका जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला तब मुझे उसका एहसास हुआ कि जब वो तो गांव में थे, मैं तो पुणे में थी, तब उनकी माँ और यहाँ आते थे, हमारी यात्रा करके रहती तभी उन्होंने आके माँ बाप को भी मेरे बोला कि अरे अच्छा हुआ ही हुआ। जब उनको मालूम हुआ कि मुझे मिला है करके उनके आंखों में से पानी आ गए। तब मुझे जाते समय मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे 5 रुपया दे दो, मुझे कॉलेज वापस जाना है करके। तो मुझे पर पिताजी ने मुझे पहला ये समझ लगा चमचा लगाया, फिर बोले कि अरे इधर मुझे ये जहर खाने के लिए पैसा नहीं, घर में लोग बहुत थे, जानवर भी थे, उनका खाना पीना का सभी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो बहुत ये हो चुके थे, तो स्ट्रेस में थे। तो बोले अरे मुझे जहर करने पैसे मैं आपको पैसे दे दूं। वो गांव में अभी भी बोलते हैं पैसे जम के बहुत नहीं होते हैं, तो खेती का इतना ये नहीं, तो पैसे तो उस वक्त ज्यादा मिलते भी नहीं थे और ये नहीं हुआ था। मेरी मौसी जी उस वक्त खड़ी थी मधुराबाई करके, उन्होंने अपने कमर के लगे हुए 10 रुपए निकाले और मुझे दिए। मैं जाके उनको दर्शन दिया और मैं बोली कि नमस्ते, क्या मुझे बोली मुझे कबड्डी सीख रहे हैं। तो बोली कितना क्या स्कूल में कौन सी थी, क्या सीखा। मैं बोली मैं स्कूल में यही नहीं थी, गाँव में थी और मुझे कबड्डी नहीं आती, मुझे शुरू से खेल सिखाना है। तो बोले कि ठीक है आप आ जाओ कल से। तो मैं बोली सर मैं आ जाए तो चलेगा, फिर आप शहर में जा रही है तो अकेली है, मुझे तुझे देखने लिए बताने वाले कोई नहीं है, लेकिन तू खुद का चरित्र ऐसा रख कि गाँव वालों को खेल पे ऐसा करके गाँव वालों को और हमारे घर वालों को भी तेरा गर्व महसूस हो। तो मेरे पिताजी बोले कि जो बोलते हैं डबका छोटा तालाब में मुझे उसको नहीं छोड़ना है, वो बोले समुद्र में छोड़ना है, फिर उसने देखना है वो उधर तैरना है या डूब जाना है, वो उसके ऊपर रहेगा। अजीत दादा ने ये तो डिक्लेयर किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से महिला प्रतिनिधि आना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। ये तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, पूरे कबड्डी के लिए इतिहास का लिए बहुत बड़ा डिसीजन था उनका भी, हमारा भी डिसीजन था कि महिलाओं ने जो कि हमें ठीक है आप हम लेंगे, ये नहीं है हमारी जगह है, हमारी जगह हमें होनी चाहिए ना किसी को। ये हुआ, ये बहुत बड़ा काम हो गया और इसीलिए थोड़ा सा बोलते कि मुझे बहुत फाइटर है, कोई के बोले शक्ति इतनी फाइटर। मैं बोली मेरे पिताजी से आए। बोले कैसे? मेरे पिताजी स्वतंत्र सैनिक थे। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आए हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव पूसे में, जहां पर आज एक कबड्डी ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है हमारे स्पेशल गेस्ट के हाथों से। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम आपसे यह वादा करते हैं कि आज के एपिसोड से जो भी इनकम होगा हम उस इनकम से इस ट्रेनिंग कैंप की मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा देश ऐसी महान हस्तियों से भरा है जिन्होंने अपने समर्पण, संघर्ष और जुनून से भारत को गौरवान्वित किया है। यही असली हीरो हैं जिनकी कहानियां हर भारतीय के दिल में आत्मविश्वास और प्रेरणा की लौ जगाती है। आज द राइजिंग भारत पॉडकास्ट पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही विलक्षण महिला की जिन्होंने कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह कहानी है शकुंतला खटावकर जी की, जो भारत की पहली महिला कबड्डी खिलाड़ी थी जिन्हें 1978 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी बल्कि भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण था। 1970 से अपने खेल जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 11 प्रतियोगिताओं में से 10 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर अपना और अपने स्टेट का नाम रोशन किया। उन्होंने विवाह तक नहीं किया ताकि वे पूरी तरह से अपने खेल और देश को समर्पित रह सके। बांग्लादेश में कोचिंग और प्रचार प्रसार का कार्यभार संभाला और कबड्डी को ओलंपिक का हिस्सा बनाने की मुहिम में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी महिला की प्रेरक कहानी जिनके संघर्ष, साहस और समर्पण से आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए मिलते हैं शकुंतला खटावकर जी से। नमस्ते मैम। आज का दिन तो काफी स्पेशल रहा है हमारे लिए भी, क्योंकि जो सुबह हम लोग आए और जो माहौल हमने देखा आपकी वजह से, जो गांव में था, जो स्कूल पे था, उसके बारे में आपका थोड़ा सा अनुभव बताइए, क्योंकि वो सारी चीजें रोज रोज नहीं होती है बट है बहुत खास, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम शकुंतला खटावकर है, मैं पुसे गाँव से हूँ, तालुका खटावरे, जिला सतारा होता है। हम सुबह गए तो मेरा स्कूल था वो सेवागिरी विद्यालय करके,
जैसे मुझे अवार्ड मिला है तब जब उन लोगों ने कबड्डी शुरू की है गांव में, तभी उन लोगों को गांव में भी छोटे, अभी आपने आज देखा कि गांव में से छोटे बच्चे भी इंटरेस्टेड है उसमें, वो मोटिवेशन मिल रहा है उनको कि खेलने के लिए जाए। तो अभी से आज से कोचिंग कैंप शुरू करने वाले हैं, ताकि लेकिन आप लोग भी आने वाले हैं, तो इसलिए रुके हो कि वो उनका कुछ दिखाए आप लोगों के लिए कि देखो हम अभी इंटरेस्टेड है, हमें मोटिवेशन मिला है गांव में से। सो ये जो बच्चे थे वहाँ पे काफी संख्या में थे। नॉर्मली हम देखते नहीं है कि खेल के लिए, और वो भी उसमें 6-7 साल 8 साल के बच्चे थे। तो उनको एक तो है कि उन्होंने आपका नाम सुना है कि नहीं, आप इतना नाम रोशन कर रही हैं पूसे गांव का, सतारा का और फिर महाराष्ट्र का। सो वो तो है, लेकिन जो गार्जियन का सपोर्ट है वो किस तरीके से आप इकट्ठा करते हैं, कैसे लोग कर रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं? एक्चुअली अभी तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, अपने पेरेंट्स का भी। लेकिन जब मैं खेलती थी तभी 60s का काल था। तो उस वक्त को बोलते थे कि लड़कियों ने शाम के वक्त, यानी जब अब लाइट लगता है घर में, उस टाइम तो लाइट नहीं थे, दिए छोटे छोटे, तो घर से बाहर नहीं निकालना। उस वक्त से मेरे घर में मेरी मौसी थी, मौसी इनामदार करके, मथुराबाई इनामदार, वो बहुत इंटरेस्टेड थी। वो बोलती थी लड़कियों को साइकिल आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, खेलना चाहिए, वो उसका था। पिताजी और मेरे चाचा जी बोलते थे कि नहीं, वो खाली आप स्कूल में पहला दूसरा नंबर लाओ। हम उनको बोलते थे कि पहले 5वें नंबर लाएंगे, लेकिन वो पहले दूसरा। मैं बोली कि जब हम बाहर खेलते हैं, यानी स्पोर्ट्स में थी तभी, एथलेटिक्स में थी, 100 मीटर 200 मीटर थी, और थ्रो बॉल में भी थे हम लोग, लंगड़ी में भी खेल रहे थे। तो मैं बोलती कि उधर मेरा नंबर आता है, तो इस स्कूल में तो बाकी लोगों को चाहिए ना, उनको फर्स्ट सेकंड आना। जनरली ऐसे मजाक में बात चलती रहती थी, लेकिन हम तो, मैं और मेरी बहन, हमारा नंबर दोनों का 5 में से भी आता था। जैसे मेरे मौसी ने हमें प्रोत्साहित थी, वो ज़्यादा प्रोत्साहित थी। गांव में जब मुझे किसी लड़कियों को तालुका के लिए लेके जाना पड़ता था, पिताजी पहले ना बोलते थे, लेकिन वही हमें जीप ला के रखते थे, यार इसी जीप से जाओ, जीप से वापस आओ। अच्छा। और मेरी मौसी बोलती थी नहीं, आप लोग लड़कियों को भेजते नहीं थे उनके पेरेंट्स, तो मुझे मेरी मौसी बोलती नहीं, हर एक के घर जाओ और बताओ क्यों जाना है, क्यों नहीं करना। फिर मैं हर एक लड़की के घर जाती थी, फिर उनको बोलती थी कि अभी शादी होने के बाद वो कैसे खेलेंगे, अभी खेलने का टाइम है, उनको कुछ जख्म वगैरह नहीं होगी, मैं उनको अच्छी तरह से लेके जाऊँगी, वापस अच्छी तरह से लेके आऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। तब वो मेरे साथ छोड़ते थे। एक बार तो ऐसा हो, मुझे तालुका के लिए खेलना जाने था अवंध में, यहाँ अवंध करके सिटी में एक गाँव है। हम मेरे से 2 लड़कियाँ स्कूल में थी, लेकिन छुट्टी का दिन था, वो अपने खेत में काम कर रही थी। फिर हम उन दोनों को खेत से उठा के घर लाए, चेंज किया, फिर कपड़े बदल के हम चले गए। लेकिन उस वक्त में हमारा एथलेटिक्स में और खो खो और लंगड़ी में फर्स्ट नंबर आ गया हमारा स्कूल का। अरे वाह, ये बात है। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि अरे हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारा नंबर आ गया करके पिता। लेकिन घर में आए जब लड़कियां बोलती थी कि हमारा नंबर आ गया, वो बोले इस खेल से क्या होने वाला है, थोड़ा पैसा मिलने वाला है, थोड़ा ये होने वाला है, ये भी चलता था उस वक्त। नहीं, सही बात है। तो जो आपने एक तरीके से अपना बचपन बताया कि नहीं, मौसी की वजह से आपका जो स्पोर्ट्स की तरफ है वो रुझान बढ़ा, बट वो जो इनिशियल एक तरीके से संघर्ष था कि जहाँ पे कि नहीं जाना है, खुद को मोटिवेट तो करना है या घर से हो रहा है, लेकिन बाकी लड़कियों को जुटाने के लिए लोगों के घरों पे जाके उनको बात करके समझा के ले जाना। बिल्कुल। सो वो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात रही होगी। मुझे लगा कि वो कोचिंग का होता है ना, जो समझाना और समझ के लेना, वो जो कोचिंग की जरूरत है, जब वो मेरे पर मुझे लगता है कि उसका जो बेसिक है वो उधर से शुरू हो गया मेरे ख्याल से, ताकि आगे मुझे इंटरेस्ट था कोचिंग में, ताकि आगे तो हम बताएंगे इसके बारे में। लेकिन मुझे लगा उसकी नींव डाली गई तो उसी में, गांव में, कि घर जाके बाकी सब लोगों को कैसा समझाना पड़ता है। हर एक का अलग अलग ये रहता है स्वभाव, हर एक लड़की को उसके माँ बाप को कैसा समझाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो नींव मुझे वो कोचिंग के उधर ही लगी। स्टार्ट में यहाँ पे एक तरीके से कोच वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप कबड्डी की तरफ एक ऐसा कब मोमेंट आया जब लगा कि नहीं अभी आपको कबड्डी खेलना है, कबड्डी को एज अ करियर परस्यू करना है? एक बात तो ऐसा है कि मैं उस वक्त 11वीं तक था। मैं पुसेगांव में मैं पढ़ी लिखी हूँ 11वीं तक। और उस वक्त हमें एनडीएस के टीचर थे हगौने करके वाही के, और एक ताकारी के सावंत सर थे, वो हमें खेल सिखाते थे उधर गांव में, लंगड़ी, खो खो और एथलेटिक्स वही सिखाते थे। एक बार क्या खो खो इसका वॉलीबॉल का थ्रो बॉल का प्रैक्टिस चल रहा था, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, हमारे से बहुत कम जाता था एरोप्लेन,
एरोप्लेन जा रहा था, तब हमारे कोच साहब बोले भागवनी सर, अरे देखो उधर तेरेशोवा जा रही है, लेकिन उस वक्त मालूम ही नहीं था तेरेशोवा कौन है। अरे तेरेशोवा जा रही है, आप में से कौन जाएंगे उधर तक। जब उन्होंने सब देख के मेरे तरफ देखा तो मैं स्पॉन्टेनियसली बोली, सर मैं उधर तक जाने का प्रयास करूंगी। पता नहीं तेरेशोवा कौन है, कुछ मालूम नहीं, जैसे बोले खाली मैं प्रयास करूंगी। लेकिन उसका जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला तब मुझे उसका एहसास हुआ कि जब वो तो गांव में थे, मैं तो पुणे में थी, तब उनकी माँ और यहाँ आते थे, हमारी यात्रा करके रहती थी, भी उन्होंने आके माँ बाप को भी मेरे बोला कि अरे अच्छा हुआ ही हुआ। जब उनको मालूम हुआ कि मुझे मिला है करके, उनके आंखों में से पानी आ गए, क्योंकि लेकिन मुझे बहुत 8-9 साल में उनसे बात नहीं आ नहीं सकी, क्योंकि मैं नौकरी भी कर रही थी और उस वक्त का माहौल थोड़ा सा बहुत अलग था, क्योंकि 72 में हमारे यहाँ अकाल पड़ा था और नौकरी की जरूरत थी कि घर में खेती सभी, अभी हम नहीं देख रहे अलग बात है, लेकिन उस वक्त बहुत हालात खराब थे। एक्चुअली मैं बताना गलत नहीं लगेगा कि जब मैं कॉलेज से पुणे गई थी, सॉरी पुसेगांव में आई थी, तब मुझे जाते समय मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे 5 रुपया दे दो, मुझे कॉलेज वापस जाना है करके। तो मुझे पिताजी ने मुझे पहला ये तमचा लगाया, फिर बोले कि अरे इधर मुझे ये जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि घर में लोग बहुत थे, जानवर भी थे, उनका खाना पीना का सभी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो बहुत ये हो चुके थे, तो स्ट्रेस में थे। तो बोले अरे मुझे जहर करने पैसे मैं आपको पैसे दे दूं। वो गांव में अभी भी बोलते हैं पैसे जम के बहुत नहीं होते हैं, तो खेती का इतना ये नहीं, तो पैसे तो उस वक्त ज्यादा मिलते भी नहीं थे और ये नहीं हुआ था। मेरी मौसी जी उस वक्त खड़ी थी मथुराबाई करके, उन्होंने अपने कमर के लगे हुए 10 रुपए निकाले और मुझे दिए और मुझे बोली कि देखो तू ऐसा कुछ खेलती है, मालूम है कुछ नाम आता है, तू अपने जाके, लेकिन ऐसा कर, गाँव शहर में जा रही है तो अकेली है, मुझे तुझे देखने के लिए बताने वाले कोई नहीं है, लेकिन तू खुद का चरित्र ऐसा रख कि गाँव वालों को, और खेल भी ऐसा कर कि गाँव वालों का और हमारे घर वालों को भी तेरा गर्व महसूस हो, एक नाम रोशन कर। लेकिन उसमें एक बात कही थी, वो मैं जिंदगी में नहीं पढ़ी, मराठी में था, उसको बोली थी कि वो क्या बोलता है कि आप मिळवणं सोपं असतं, म्हणजे आपने जो लेते वो बहुत आसान है, लेकिन मिळवणं सोपं असतं, लेकिन मराठी में बोल देती हूँ, मिळवणं सोपं असतं पण टिकवणं फार अवघड। यानी हम जो मिलते वही मिलना आसान है, लेकिन उसे पास में सजो के रखना वो बहुत बड़ा मुश्किल है। ये मेरे लिए इतना बड़ा संदेशा उन्हें मुझे दिया था, मेरे जहन में इतना तो बैठा, मैं आज तक उसका पालन करे कि नहीं, इतना आसान नहीं है, आपको बाद में हमें मालूम पड़ जाएगा इतना हमें कष्ट लेना पड़ा, क्योंकि उस जगह पे रहने के लिए या आगे निकलने के लिए। और उसी वक्त मेरी एक फुफेरी बहन आई थी गांव में, वो बोली कि मेरे पिताजी को खटाव में कॉलेज भी शुरू हो चुका था, तो वो बोली कि अरे मामा उसको इधर मत भेजो, उधर ही भेजो, ताकि उसका प्रगति अच्छा हो जाएगा बीइंग ए गर्ल। तो मेरे पिताजी बोले कि जो बोलते हैं डबका, छोटा तालाब में मुझे उसको नहीं छोड़ना है, वो बोले समुद्र में छोड़ना है, फिर उसने देखना है वो उधर तैरना है या डूब जाना है, वो उसके ऊपर रहेगा। यानी पूरे संस्कार आप आगे तरह से आप कैसा करते हैं उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ोगे, उसी के हिसाब से फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं वैसे। सो पहला जो मैं पूछना चाह रहा कि कबड्डी कब सोचा कि नहीं स्टार्ट करना है, पहले कोच, पहला दिन प्रैक्टिस का, बहुत पुराना हो गया 50 साल से ज्यादा लगभग, कितना भी पुराना हो गया तो भी अभी बातें पूरे मेरे सामने, जैसे पिक्चर चलते ना वो मेरे सामने आ रहे थे सभी चीजें। क्या होता है, मेरे फुफेरी बहन है वो मैनाते जोशी करके है, उन्होंने मेरा दाखिला लेके रखा था उधर, एमईएस कॉलेज है अभी का गरवारे कॉलेज का पुणे में, दाखिला करके रखा था, क्योंकि वो उसी कॉलेज की पहली ग्रेजुएट स्टूडेंट थी उनका, तो उन्होंने उधर दाखिला कर दो, तो गरवारे कॉलेज, अभी का गरवारे कॉलेज, पहला एमईएस कॉलेज बोलते थे उसको। शुरू में पहली साल में 69-70 की बात है ये, तो शुरू में मैं एथलेटिक्स करती थी और खो खो खेलती थी, क्योंकि कबड्डी का तो मालूम नहीं था उधर, लेकिन यहाँ कैसे सुर पारंब्या ये बाकी चीज जैसे रहते थे ना, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, तो शुरू में वो करती थी मैं। और जैसे पास में ही ग्राउंड पे कबड्डी चलती थी और उधर धर पकड़ जोश और ये बहुत चलता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उधर मेरे दामलेब करके हमारे एथलेटिक्स के कोच थे, तो उनके हमें प्रैक्टिस करती थी, उस वक्त मुझे एथलेटिक्स में प्राइजेस भी मिलने शुरू हो रहे थे, लेकिन दामले सर थे उनका देहांत हो चुका तो ऑटोमेटिकली मेरा जब अपना कोच नहीं रहता तो थोड़ा दिक्कत आता है कि अभी कौन कोच रहेगा, लेकिन वो कबड्डी तो देख रहे थे। तो वो गुजर जाने के बाद में मुझे याद है कि मैं ऐसा गुरुवार का दिन था 3 मई,
मैं गरवारे कॉलेज में, अभी का गरवारे एमएस में चली गई। उधर लड़कियां नीचे बैठी थी कबड्डी खेलने वाली, तो मैं बोली कि आपको कौन सिखाता है? बोले जो उधर स्टेप पे वो केलकर, चंद्रकांत केलकर जी वो सिखाते हैं। मैं जाके उनको दर्शन लिया और मैं बोली कि नमस्ते, क्या मुझे, बोली मुझे कबड्डी सीख रहे हैं। तो बोली कितना, क्या क्या स्कूल में कौन सी थी, क्या क्या सीखा? मैं बोली मैं स्कूल में यही नहीं थी, गाँव में थी और मुझे कबड्डी नहीं आती, मुझे शुरू से खेल सीखना है। तो बोले कि ठीक है आप आ जाओ कल से। तो मैं बोली सर मैं आ जाए तो चलेगा फिर आप? अच्छा। तो सर बोले, देखे मेरे तरफ, बोले हाँ आ जाओ, जाओ नीचे, उधर लड़कियां खड़ी है उधर। फिर उनके साथ में मैंने एक्सरसाइज वगैरह किया सब कुछ। फिर खड़े हो गए, जैसे वो खड़ी हो गई ग्राउंड में, कबड्डी के मैदान में, तो 7 लोग रहते एक साइड पे, तो एक जगह खाली था। मैं बाहर रुकी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं पहले ही शुरू में आ चुकी थी वहाँ, मैं कहाँ खड़ी हो जाऊँ। तो सर को मैं बोली सर मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ रुकना है मुझे? सर बोले जाओ इधर जो खाली जगह है ना उधर जाओ। वो जगह थी लेफ्ट कवर की, यानी और हमारी जो वहाँ के जो पहले काम करती थी एक लड़की हमारी थी उधर, उसने वो खेलना थोड़ा कम किया है क्योंकि उसको कैप्टनशिप नहीं वाला, उनका सीनियरिटी होते हुए भी, इसलिए वो सर को बोली कि मैं अभी कबड्डी नहीं खेलूंगी क्योंकि सीनियर होते हुए भी उसको कैप्टनशिप नहीं मिला। इसलिए वो रुकती थी, आई थी, लेकिन वो बोली मैं नहीं खेली, मैं रुकने वाली हूँ। फिर सर बोले जाओ, और मेरा तब से उधर ही हुआ कि मैं उधर ही रख रही, पूरा लेफ्ट कवर और लेफ्ट मेरी चढ़ाई थी, रेड भी थी लेफ्ट साइड और राइट साइड। वो किसी ने बताया नहीं राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ, लेकिन चलो ऐसा चढ़ाई करना है, रेड करना है, चलो मैं बोली चलो मैं करती हूँ। खाली कबड्डी बोलना है क्योंकि कबड्डी बोलना तो क्या होता है कि शुरू में स्कूल तक दूर था, खाने के लिए हम डब्बे की आदत नहीं थी उस वक्त, दोपहर के वक्त घर आना फिर वापस जाना ये था। फिर गिरियारोहण करती थी मैं पहले, तो गिरियारोहण का मैंने महाराष्ट्र के सभी पूरे किले में पार कर चुकी हूँ, पूरे थे, इसलिए मेरा लेग पावर भी अच्छा था, स्टेमिना भी अच्छा था। उस वक्त उन सब लड़कियों के साथ में मुझे टेक्निक मिला तो उसमें मैं आगे निकल सकी। और एक्चुअली बात ये थी कि मुझे इंटरेस्ट था, मैंने मेरी शुरुआत श्री गणेशा केलकर सर साहब ने शुरू किया कि मुझे सिखाना शुरू किया कबड्डी का। वो गरवारे कॉलेज का जो मैदान है वो मेरी कर्मभूमि है, उधर मेरा श्री गणेशा हो गया शुरू कबड्डी का। सही बात है। और वो जो भूख है, जो लोग बोलते हैं ना कि एक तो होता है कि स्किल सेट होता है, दूसरा हार्डवर्क और एक हंगर होता है। आप कोच को प्रणाम कर रहे हो, कोच बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है आप कल से आ जाओ, और आप बोल रहे कि नहीं मुझे तो आज ही से करना है, तो वो कोच को भी दिखता है कि हंगर है कितना। वो बात तो बाद में बताऊंगी, उसका एक अलग एग्जाम्पल मैं दे दूंगी उसके बाद में के। तो वो तो सही है कि अपने ये करना है। उसी वक्त क्या हुआ कि मुझे इंटरेस्ट था सिखाने का, क्योंकि मेरे इसमें है मेरे कैसे मेरे चाचा जी स्कूल में पढ़ाते थे, वो इतना स्ट्रिक्ट थे कि उनका जाने का टाइम वो गली से गुजरते थे ना, तब लोग बोलते देखो जोशी मास्टर जा रहे हैं ना, इतना बजा होगा। वो बहुत पर्टिकुलर थे और वो बच्चों को घर में आके पढ़ाते थे, एक नया पैसा भी नहीं लेते थे, वो सिखाते थे। तभी ये होता था उनके लिए। ये तो कुछ चीजें मेरे इसमें सिखाने का वो उर्मी था। तो उधर क्या होगा, हमारे गुरुजी को सर को हमारे एक यनपोरे सर करके सावित्री पहले शाला स्कूल है, वो अपना इस टेम्पल है ना हमारा अपना गरवारे का सॉरी गणपति मंदिर है ना उधर, दगड़ूशेठ नहीं सारसबाग में है, उधर नेहरू स्टेडियम के बाजू में। अच्छा। वो बड़ा वाला तैयारला गणपति बोलते हैं उसको। तो उसके पास में वो स्कूल है और उसके स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मेरे सर को बोला कि कोई कबड्डी सिखाने के लड़कियां उनके लिए कोई है तो दे दो। सर ने सबको पूछा तो किसी ने, मैं बोली सर मैं जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी, जो मैं सर मुझे यहाँ सिखाते थे, मैं भी पूरा यही थी ना, स्टूडेंट ही थी, मैं जो यहाँ सीखती थी बस उधर जाके उनको सिखाती थी। तो फिर मुझे कभी कभी उन्हें कुछ प्रॉब्लम आता था तो नहीं जाके बोलती सर ये ऐसा किया तो ये क्या होगा, फिर उसमें चलता रहता था कि इसमें और अगर मैं ये किया तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा। और इसीलिए वो स्कूल भी अभी चैंपियन रह चुका था और मेरे लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस, दोनों तरफ मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी ना। तो टेक्निकली मैं जो बच्चे मेरे साथ में खेलते उसमें मैं आगे निकल सकती थी, ये ऐसा होता था उधर। सही है। सो पहला मैच जो कि आपने खेला हो स्टेट्स के लिए या नेशनल के लिए, उसके बारे में कुछ, कैसे सेलेक्ट हुई, किसने बताया, क्या रिएक्शन था आपका, क्या एक्सपेक्टेशन था? इसके बाद में हमने आपने पूछा था मुझे कि ग्राउंड में ये कैसा हुआ। केलकर सर तो हमें सिखाते थे, हमारे यहाँ एक मधुकर परगी, एक्चुअली मुझे कबड्डी का ट्रेनिंग अपने चंद्रकांत केलकर जी ने दिया, लेकिन मधुकर परगी, वासुका का भीड़ और हेमंत जोगदेव, इनमें से मधुकर परगी और उनके मिसेस
और हमारे वासुका का भिड़े, जो हमारे संस्कार मिले हमारे ऊपर, जो बाकी के संस्कार खेल के बाकी के, कैसे जाना, कैसे आना, लोगों से कैसे बात करना, सब लोगों के साथ कैसे करना। अभी आज अगर आप ऊपर आ गए, इतना अच्छा खेल रहे, लेकिन आपका पाँव हर वक्त जमीन पे कैसा रहना, ये सब हमें करते थे वो लोग। उधर हमारे आप बोले थे ना, पूछा था कि एक बार क्या सर ने हमारे बोले, केलकर सर ने, फिदा कुरैशी, अशोक कोंडरे, हमारे क्लब के लड़के बहुत अच्छे हैं, तो उन सब लोगों ने, अरे जो गांव से आई ना लड़की, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे ये देती है ना, धड़क मारती है ना, अरे बस। तो फिदा कुरैशी हम क्या करते थे, हमारे जब कॉमन प्रैक्टिस होने के बाद हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे, हमारी पूरी प्रैक्टिस होने के बाद कि हमारे कम क्या है, हमने क्या करना चाहिए करके, तो डैश लगा। फिदा कुरैशी बोलते तो चीन की भिंत है, एक बार उन्होंने कैच कर लिया तो कोई छूटेगा नहीं, कोई भी, इतना उसका ये था, पूरे कबड्डी के इसमें नाम था उसका। तो सर को बोला कि अरे सर ऐसा है ना, चलो आ जाओ, कौन शकुन आ जाओ, चलो मुझे ढकल दो, मैं तो गाँव से थी, वो चश्मा पहनता था, तो मुझे बोला चलो आ जाओ, चलो करो, मुझे ढकल दो। तो पहले बार मुझे अच्छा नहीं लगा कि अरे बड़ा मेरे भाई जैसा है, मैं कैसे उसको ढकाल दूँ। मैं आके गया थोड़ा सा, अबे क्या, तो सर बोलते कि तेरी इतनी ताकत है, गेंडा जैसी ताकत, ये ऐसा करे। फिर दूसरी बार भी उन्होंने मुझे बोला, सर भी बोले, अरे शकुन, अरे लगाओ ना ताकत उसको, दे ढक्कन दे, कुछ नहीं होगा, देने दो करने दो। फिर मैंने उन सर के देख उसको भी देखा, फिर थोड़ा सा लगाया, फिर बोलता अबे क्या है सर, अभी कुछ ये छोड़ो मत। तो उसने मुझे फिर थोड़ा सा ये किया, उकसाया। मैं बोले देखा, वो बोला चलो। जब मैं उसको डैश दिया ना, बस वो नीचे करा, उसके ऊपर मैं, और चश्मा इधर गया। फिर वो मुझे बोला, मैं उठी, अबे गेंडे उठाओ मुझे, उसके आगे से हो गए ना थोड़े, और बोले अरे गेंडे उठाओ तो मुझे, और बस वो फिर उसने मुझे पीठ पे थपका, बोला अरे कोई लड़की कोई भी नहीं आपके सामने टिकेगी कवर के लिए। वैसे होता था फिर कि एक्चुअली उसके एक वो बोला तो वो भी सही है, क्योंकि उसने खुद उसका ये लिया था। यस। और जब हम 3-4 साल सांगली में खेलने के लिए जाते थे, हमारा ग्रुप राणा प्रताप का, हमारे 5-6 टीम रहते थे, महिलाओं का, पुरुषों का, 50 के, जो 35 के ऐसा। तो उधर कोष्टी सर करते थे, तरुण भारत व्यायाम मंडल। तो हर जब मैं चली गई तो बोलते थे शकुन एम्बुलेंस का लाए, ये ऐसे बोलते हैं। तो उनको बोलते थे कि ठीक है, कि इतना मेरा डैशिंग का दो धड़क ये होता था ना कवर के ऊपर, तो मैं इधर उधर नहीं देखती थी कि छोटा बड़ा है, मुझे मालूम है उसको बाहर निकालना है या उसको ब्लॉक करना है, इतना ही मालूम था। तो फिदा कुरैशी की वजह से जब उन्होंने बोला अरे वो तो डैश तो अच्छी बात है, ब्लॉक भी करने लगो, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ब्लॉक भी कैसा करना है, और साइंटिफिक बेस का तो बाद में मैं सीखी, लेकिन उन्होंने बताने के बाद किया तो जब मैं पकड़ती थी कोई नहीं जगह, मैं से पूरे पीछे हो जाती थी। मैं जब एक बार बाहर ब्लॉक किया, वो बोलती थी कि तेरी मगरमच्छ की पकड़ है तो कोई छूटेगा नहीं उससे, ऐसे। और वो एक्चुअली उसका जो कहना है तो पूरी जिंदगी ने उसको बता दिया कि नहीं सही बोला है उस वक्त का। नहीं, एक सुनील तनेजा जी जो कबड्डी के लिए कमेंट्री करते हैं, उन्होंने एक रील बनाया है आप पे। हाँ। तो उन्होंने उसमें दिया है कि कबड्डी के लिए असली दीवार जो है वो शकुंतला ताई है। वो आप स्टोरी बता रहे हो कि नहीं, वो शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो वो भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अच्छा। यस, उन्होंने एक वीडियो बनाया है सुनील तनेजा जी। हाँ, वो अभी तो प्रो कबड्डी में भी बहुत ज्यादा कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट में भी करते हैं, तो उन्होंने एक आपकी पूरा जो जीवन है उस पे वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, वो तो बताया सो जब आपने खेला जो मैच का, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि पहला जब मैच आपको हुआ कि नहीं आपको स्टेट के लिए खेलना है या नेशनल के लिए खेलना है, तो उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन था, किसने बताया, कैसा फील हुआ, और पहला मैच आपके लिए कैसा रहा? एक्चुअली जब हमारा प्रैक्टिस शुरू हुआ तो हमारे आपस में प्रैक्टिस करते रहते थे, फिर इंटर कॉलेज का मैच रहता था, तो वो तो कैसे कॉलेज के बच्चे जैसे होते थे। पहला मैच खेली हूँ मैं बॉम्बे में, मुंबई महापौर चषक। ओके। बम्बई में मेरे ख्याल से 71-72 के दरमियान होगा उस वक्त, और उधर हमारा पहला मैच था विश्व शांति क्लब। वो तो उधर तो बहुत अच्छी लड़कियाँ थी, वो शैला रायकर, छाया बांधोड़ करके, वो तो उनका नाम तो इतना हो चुका था, रेडर करके बोले तो उसको कोई पकड़ता नहीं था। और जैसे शैला रायकर बोले तो उसको तो चीन की भिन्न बोलते, उसने एक बार पकड़ लिया कोई छूटेगा नहीं। अच्छा। और जब वो मुझे सर ने बताया देखो शकुन ये है, ये ऐसा करते ऐसे कर, मैं बोली ठीक है तो उसको ढकल लेना कर, वो मैं कर दूंगी मैं अपने वजह से, यानी मैं इतना ये इसमें लिया नहीं था कि स्ट्रेस में या स्ट्रेस नहीं था मुझे, आते हैं ना ठीक है कर देंगे।
अब पकड़ लेंगे ना मैं तो मारूंगी डैश। ऐसे मेरे सर को मैंने बोली, वो बोला अरे बाकी का छोड़, ये ऐसे है कि बस एक अभी तक उसका पीठ जमीन पे किसी ने लगाया नहीं है। अच्छा। ये ऐसे खड़ी होती, ऐसी छोटी थी वो, अराउंड 5 फुट या 4-11 ऐसे थी। तो बोले ऐसे हो, मैं बोली ठीक है। तो शुरू, और वो क्या करता है कि हम बोलते हैं कि जब मैंने पहली एंट्री, वो क्या करती है कि जो कोई भी नया खिलाड़ी हो, पहले जब उसका रेड करेगा, एंट्री करेगा, तो गिराक, अब तो बॉडी भाषा में गिराक बनाते हैं। एक बार गिराक समझ में आएगा आपको, गिराक है ना, उसमें शुरू में एकदम पकड़ लेती है, बाद में उसको ये नहीं होगा कि वो डिप्रेस में रहेगा, अरे वो पकड़ती है तो हम कैसे छूटेंगे करके। वो गिराक बनाए तो बस उसको एक बार पकड़ लिया तो फिर उसके ये नहीं करेगा कि अरे नको है, वो स्ट्रेस में रहेगा। ऐसा होता है। हाँ, तो मराठी में उसको हम बोलते थे गिराक बनाते हैं उसको कि ऐसे। तो उन्होंने पहला मैंने रेड किया, वो मेरे कॉर्नर खेलती थी, कॉर्नर मुझे चेंज किया, वो मैंने उसको भी डैश मारा, वो सेंट्रल लाइन पे, आधा हमारे ग्राउंड पे आधा मेरे ग्राउंड पे, और उसके ऊपर मैं, तो जैसे फिदा की हालत हुई तो सेम उधर हो गई। फिर उसने मुझे हाथ दिया, मैं इसको उठाया, बस उन्होंने खाली मेरा पीठ टिपते पे आया। मैच होने के बाद हमारे कोच साहब को बोली, चंद्रकांत केकर जी, सर अभी हमारे अच्छा रेडर और अच्छा कवर दिया, अष्टपहलू खेलर दिया है महाराष्ट्र के लिए, बस उतना ही उनसे बात किया, उससे हमारे दोनों की दोस्ती हो गई। और वे मेरे उस वक्त मेरे पीठ के ऊपर, सॉरी पीठ के पीछे 5 नंबर लिखा था, हमारा येलो शर्ट था। अच्छा। उस वक्त सायरा बानो और दिलीप कुमार जी इसके लिए आए थे, बख्शी समारोह के लिए। तो उन्होंने हमारे बुआ साहब करके थे, उनको बताया वो जो 5 नंबर है उनको बता दो, क्योंकि बहुत अच्छी खेली थी मैं, 1 पॉइंट से हम हारे थे। जिंदगी में पहली बार, मुझे कभी भी खेलते समय रोता नहीं था, लेकिन मुझे पहली बार, क्योंकि पहली मैच थी, मैं क्लब से भी पहली कबड्डी की भी पहली मैच खेल रही थी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, गिरे नहीं, लेकिन ये आदत थी कि गिरना नहीं देना, खाली आए थे। उनके पास जो लेके उन्होंने मेरा पार्ट थपथपाया, माय गॉड, वो कितने धीरे सॉफ्टली बोल रहे थे। मुझे बोला अरे शकुंतला आप बहुत अच्छी खेली है, आप ये करो मत, आप मेरे आंखों के लिए कहते बोले कि लड़ना सीखो, ये नहीं, आप लोग खिलाड़ियों के लिए शोभा नहीं देता, देखो आप इससे आगे। मैं बोली ठीक है सर, मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन ये जो मुझे टिप्टी का बता दी, ये भी ध्यान में रहा कि नहीं, ग्राउंड पे कभी रोना नहीं है, लड़ना है, और ये अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। सही बात है। सो ये तो आपका पहला मैच था, जब देश के लिए खेल रही थी, उस टाइम का कोई ऐसा मैच जिसके बारे में आप जिक्र करना एक महीनों का इतने किस्से हैं ना, हम पूरा दिन रात बैठे हैं तो अभी खत्म नहीं हो गए, वो तो है, इतने बहुत सारे किस्से हैं। एक्चुअली वो मेरा पहला ये था, उसी वक्त सेम साल में नासिक में हमारा स्टेट सिलेक्शन हुआ था, और जयपुर में उसका नेशनल्स होने वाली थी 72 एक्चुअली मैचेस थे 71 से 74 73 जयपुर में, लेकिन पहले इसका कंपटीशन ये था ना, स्टेट सिलेक्शन भी था, अब बाद में कैंप था हमारा लोनावाला में उसका कैंप था। तो जब उनका मेरा उधर पहला सिलेक्शन हुआ, मैंने शुरू में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था वहाँ, तो हमारे नाना बापट करके उस बार हमारी कोच से स्टेट के लिए 20 लड़कियाँ थी, लोनावाला हम कैंप कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि, मैं बोली देखो मुझे बिंदास खेलना है, बस नाना को बोलते देखो शकुंतला ये ऐसा नहीं, वो मुझे ध्यान दे दो मेरे तरफ कि हम खेलते समय, मेरा ध्यान कभी क्या, उसको पकड़ना है ना, ठीक है मैं पकड़ूंगी, मैं ऐसे बोलती थी। उस रेडर का किसको उसको आउट करना है ना, ठीक है, वो रेडर आ गया तो उसको पकड़ना है ना, मैं ब्लॉक करूंगी नहीं तो डैश मारूंगी, कुछ तो होगा, हाँ मैं करूंगी, लेकिन बोलते तो नहीं मेरे तरफ ध्यान दो, मेरा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन वो जो बोलते तो मेरे तरफ से होता रहता था कि मैं उनको ब्लॉक करती थी या डैश मारती थी। वो मेरा पहला सिलेक्शन था जयपुर नेशनल के लिए, 72 73 का था। तभी वो तो नेशनल हुआ तो मैं गांव से थी, मुझे पता नहीं था कि पूरा ऊपर जाने के बाद कैसे बर्ताव कैसे करना, क्या करना, हिंदी भाषा का भी मुझे ये था। साधना दरिया हमारे टीम में थी, तो एक बार हम ऐसे बात करते, गहलोत जी थे तभी, सबके साथ बात कर रहे तो मैं उनको बोल नहीं तुम, मुझे लगा कि हमने सीखा है खाली तुम इसमें इसी का आदर से बात करनी है तो तुम बोलना है, तो मैं बोली तुम, तो साधना जी मुझे बोला ऋषभ तब तुम नहीं, इधर हमने बड़ों से आप बोलना है, आप बोलना है। फिर ये बात मेरे ध्यान से कभी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सिखाने के कोई नहीं था, अंग्रेजी भी यहाँ हमें 8वीं कक्षा से शुरू हो गया, तो वो तो उसका तो ज्ञान किधर था ही नहीं शुरू में, तो लेकिन ये भी बात खाली किताब में हमने पढ़ा था ना, उस वक्त हमारे साथ में अगर कोई होता तो हम हिंदी भाषा करते तो हमें पता चलता
किताब में लिखा था तू और तुम, तो मैं तुम बोली, तो हम पीछे थे वैसे, मैं और साधना, मुझे शकुन, अरे बड़ो तुम ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं बड़ों से तो आप बोलना है। तो देखो इतना हमारा ये था कि उधर से हम सीखे हैं, तो मैं उससे उस समय से कभी छोड़ा नहीं फिर आपके सामने बोलने वाले, क्योंकि हिंदी हमें नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, खाली मराठी, और ये भी उसकी तरफ से। उस वक्त हमारे यशवंतराव जी चौहान जो ये थे असिस्टेंट सीएम पीएम थे, उधर डिप्टी पीएम थे। वो कराड़ से थे, यानी हमारे जिले से थे। तो उनके यहाँ सभी एक्चुअली क्या हुआ था कि 24 का 24 तारीख को हमारे कंपटीशन खत्म हो गई जयपुर में, और 26 में 26 साल का जब तक मोहन धारिया जी उधर थे, साधना धारिया हमारे से खेलती थी, फिर मोहन धारिया जी ने 26 तारीख का वो प्रोग्राम देखने के लिए हमें उधर बुलाया था। तो हम 25 तारीख को उधर चले गए, 26 के लिए 25 को फिर हम अपने इनके यशवंतराव चौहान जी के वहाँ चले गए। फिर हमारे बहुत साल भी करके हमारे ख्यातनाम है कीजिए, बहुत साल की वजह से हमारी कबड्डी भी जो बाहर भी पहुंचे, कबड्डी उनके लिए, और शरदराज पवार जी की वजह से हम भारत के बाहर गए, उन्होंने बहुत ये किया उसके लिए। तो वो थे, फिर उन सब लोगों को उन्होंने पहचान करके दिया। तो मेरी पहचान करते बोले शकुंतला खटावकर, तो यशवंतराव जी बोले तू खटाव जी का, यानी इधर गांव है हमारा खटाव। मैं बोली नहीं पुसे गांव, तो बोले हाँ सेवागिरी महाराज का, यानी उधर ये पीएम होते, डिप्टी पीएम होते भी उनको मालूम था कि ये पुसे गांव सेवागिरी महाराज का है, तो ये बहुत वो उतना हो गया। उधर शांताजी शेलके कवियत्री वो भी आई थी, तो सब लोग क्या करते थे कि किताब लेते थे ना संदेशा, और वो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि तो संदेशा क्यों लेना है, उनका साइन क्यों लेना है। मेरे साथ में उस वक्त टीम में शुभांगी दाते करके थी, तो उन सब लोगों ने लिया। फिर मैंने शुभांगी दाते को पूछा, शुभांगी ये साइन और क्यों लेना है, तो बोले ना अच्छा रहता है, मैं तुझे को बाद में बताऊंगी, लेकिन अच्छा रहता है ये कलेक्शन करना वगैरह। तो मैं बोली ठीक है, तो मैं बोली आप दे दो मुझे, तो उन्होंने किताब उसके ये दी नोटबुक मुझे दे दी। शांताबाई वो भारतीय बैठक थी, उधर बैठा, उधर बिठा था वो, उनको मैंने नमस्कार किया और बोला कि मुझे मेरे खेल के और मेरे आयुष के लिए उपयोग ऐसा कुछ दे दो। तो उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपना ये पल्लव ऊपर से कर दिया, मेरी तरफ देखा एक बार, अभी मराठी में बोलूंगी मैं, कि वो और उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिख के दिया। वो तो कवयित्री है, उन्होंने लिख दिया कि पराजयाची न लगे भीती, पराजयाची न लगे भीती, विनय असावा परी विजयंती। यानी आप पराजित होते तो उसका डरना मत, पराजय होते हार हो गए तो डरना मत, लड़ना है। लेकिन जब आप विजय पाते हो, जब जीतते हो, तो विनय होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए आप लोगों ने, यानी मस्ती में नहीं आना है। जितना बोलते हैं ना, पेड़ जितना आम का पेड़ जितना बड़ा होता है उतना झुकता है, हाँ वैसे आप जीतने के बाद आपका सभी ये ऐसा होना चाहिए, वो अहंकार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी भावना। और ये चीज जैसे मेरी मौसी ने दिया था संदेश, और ये संदेश में आज तक वो मेरे खुद प्रैक्टिकल में करी हूँ। उसके बाद में मुझे सभी, यानी इंदिरा गांधी जी बोलो, सभी लोग बड़े लोग सभी, हमारा जब अर्जुनावाड़ी का फंक्शन होता था तभी गावस्कर जी ये सभी लोग लेते थे, सब लोग लेते थे सिग्नेचर। मैं बोली अगर मैंने सिग्नेचर या उनका संदेश लिया तो ये मेरा खुद का मान्य है, तो मुझे उसी तरह बर्ताव करना चाहिए, अगर लेके खाली शो नहीं चाहिए। मैं तो प्रैक्टिकल में हूँ, इसलिए मैंने बाकी कभी नहीं, बस ये 2 संदेश मेरे पास है और मैं जिंदगी में उसके मुताबिक चल रही हूँ। सही है। सो अर्जुन अवार्ड आपको मिला था 1978 में। सो उसके पहले के कुछ मैचेज, क्योंकि अर्जुन अवार्ड सबको नहीं मिलता है, होता है। सो उसके पाने के पीछे के जो मैचेस थे और वो जब मिला आपको, तो वो कैसा अनुभव था आपका, अगर इसके बारे में थोड़ा सा। एक तो पहला ऐसा कि मेरा ये था कि जैसे मुझे नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे मालूम हो गया, तब मैं गांव में आके मेरे माँ बाप, मेरे मौसी जी को पहले पाँव पड़ी, क्योंकि ये मेरे पहले दैवत वही है। इन्होंने मुझे कुछ संदेश, जो कुछ हुआ इनकी वजह से मैं हूँ, तो मैं उधर, तो जो आपको बोला कि मेरे मौसी जी ने जो मुझे संदेश दिया था वो, फिर वो ध्यान में रख के उसी मुताबिक मैं 71, 72 से 80, 81 तक मैं पूरे नेशनल खेल चुकी हूँ। यानी नेशनल में थे टोटल 11 नेशनल खेल चुकी हूँ, उनमें से मेरे 10 गोल्ड मेडल्स हैं और 1 ही सिल्वर मेडल है। और एक्चुअली वुमेन्स नेशनल भी थे ना, उसमें से 3 वुमेन्स नेशनल है कि जो वुमेन्स नेशनल अलग बनाते थे उसके लिए। अच्छा। इसीलिए मेरे टोटल 11 नेशनल्स हैं और उसमें से 1 ही मेरा सिल्वर मेडल है, बाकी पूरे 10 गोल्ड मेडल है। देखो इसी मुताबिक और क्या होता था कि आपने अर्जुन का किस्सा बताया,
वो तो पहले बताते थे कि 2 लोगों को मिला था मैं उससे पहले, एक सदानंद शेट्टे और भोलानाथ गोहिल, और जो बंगाल से और सदानंद महाराष्ट्र से। हमें सब लोग बोल रहे थे कि अरे इतना आसान नहीं है अर्जुन अवार्ड मिलना, ये नहीं है। लेकिन हमारे कोच साहब और किसी ने बोला कि नहीं महिलाओं को अभी फॉर्म तो भर दो। तो मैं बोली सर को मिलना नहीं था, क्यों देना, ये करना वो करना, पूरा इंग्लिश में रहता था। हमारे सुनील तांबे करके थे बैंक में, वो खो खो के सेक्रेटरी थे। फिर हमारे कोच साहब उनके पास लेके गए, मैं और अशोक कोंडे करके हमारे दोनों, तो उन्होंने सब कुछ फॉर्म वगैरह भर के दिया। फिर एल्बम का था, तो मेरा जो एल्बम था बहुत बड़ा था, और सभी मराठी इंग्लिश सभी पूरा इकट्ठा किया हुआ था। तो वो मैं बोली ये एल्बम है, तो बोले कि ये एल्बम नहीं चाहिए, उधर हिंदी मराठी इंग्लिश में जितना होगा थोड़ा कम करके दे दो, वो तो आप 20-25 किलो का देगा तो कैसा होगा। फिर वो छोटे बना के हम दे दिया था उस वक्त। और जब ये तो किस्सा और अलग है कि उस वक्त मेरा मकान तो अभी हमारा, आप बैठे हैं ना इधर, बस उधर से उतना ही था लंबा वाला, क्योंकि मैं और मेरी बहन रहना है, तो हम चाहते थे कि वो जो हमारा माहौल है वो अच्छा हो महिला लड़कियों के लिए। वो नारके करके थे, मिस्टर काका को बोलते थे, और ये दोनों बहुत ध्यान रखते थे। मैं जब टूर के लिए बाहर जाती थी तो मैं, मेरी बहन घर में अकेली होती थी, तो वो खाना खाया नहीं खाया, यानी इतना वो ध्यान रखते थे। वो पूरा जो हमारे यहाँ आते थे लोग, तो उनको मैं पहचान करके देती थी कि कोई भी जेंट्स लोग कोई आते थे, ये मेरे क्लब के ये है वो है सब, ताकि उनको भी मालूम हो जाए, क्योंकि उसमें गलत फहमियां कुछ ये ना हो जाए हमारे बीच में। क्योंकि लड़कियां होते हैं तो देखो आपको मालूम है कि बस छोटी सी चीज के लिए इतना लोग बड़ा बंगट बनाते हैं ना उसका, इसलिए बहुत हम ये कर चुके थे उसके लिए। इसलिए वो अच्छा था कि वो माहौल हमारे लिए अच्छा था। तो लड़कियों और वो लोग भी हमें ये करते थे, पसंद करते थे, बोलते थे नहीं आप खेलो, अच्छा है, करो आप, और प्रैक्टिस करो, उसके लिए ध्यान देते। जो आप टूर्नामेंट के लिए जाते थे, देखो आप चिंता मत करो, मैं हमारे होते थे, आप लोग हमारे घर के हैं। वो खाना खाने के लिए मेरे बहन को अपने घर में बुलाते थे उस वक्त, ये बात थी। तो हम आराम के साथ उधर भी खेल सकते थे ना, ऊपर इसके लिए ये होता था उधर। जब अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर हुआ, रेगुलर हमें पता नहीं होने वाला है, मालूम है, बोलते हर वक्त होता है वैसे हो जाएगा, हमें थोड़ा ही मिलने वाला है, क्योंकि सब लोगों ने बोला था अरे जेंट्स का इतना है तो लड़कों को मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बोला ठीक है, हम तो इतना ध्यान में भी नहीं था हमारे। तो स्कर्ट में थी, ग्राउंड्स में निकले, और मेरी सहेली है जयश्री झंडे करके, वो दारू वाला पुल है उसका, उधर उसका कुछ पहचान वाले था, उसको कुछ मैसेज देना था। वो मैं साइकिल दी थी, इसलिए मैं और वो दोनों चलते उसके उधर गए, मैसेज दे दिया, वो चली गई, मैं साइकिल पे घर पे आ गई। तो वो लोग नारके चिल्लाए, अरे शकुन तुझे अर्जुन में लग रहे हैं, कुछ मिलता नहीं, अरे झूठ बोले आप लोग। मेरे पिताजी उस वक्त पुणे में थे कुछ काम के लिए, उनको बातमी सुनने की आदत थी, वो ऊपर थे, उन्होंने बोला अरे बेबी नहीं अर्जुन में मिला है, वो अभी मैंने सुना रेडियो से। फिर जब नीचे अंदर चली गई तो बोले देखो, तो मैं आने से पहले साधना धारिया वो तो बुके लेके गई थी घर पे, वो लोग बोले मुझे देखो अभी साधना धारिया आई थी, ये बुके दिया, अभी तो आपको ये मिलेगा कि ये हाँ हुआ है, मिला आपका अभी तो मिलेगा। फिर उन लोगों ने भी, वो लोग भी बहुत अच्छे थे कि उन लोगों ने फिर मुझे वही बिठाया। फिर जो ये आते थे न्यूज़, उसमें बता दिया, जब ले आते थे नीचे लाइन में बता दिया था, तब हाँ मुझे अभी मिला ही हुआ, लेकिन पता नहीं था ना। और मेरा उस वक्त क्या था, मेरे जो कोच साहब थे, मेरा घर का था कोई ठिकाना दिया, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो मेरा उनका पता उनका दिया था, हेमंत जोगदेव करके थे, अभी वो ये भी थे पत्रकार भी, उनके यहाँ था। तो वो लक्ष्मी रोड था, जब उनको टेलीग्राम मिला तब वो लोग आ गए मेरे पास रात को, हमारे कोच साहब, और रात को फिर आ गए 10 बजे, अरे नहीं तुझे मिला है करके। फिर वो लोग रात में आके फिर हो गया कि हाँ मिला है करके। लेकिन ये एक बात सब लोग बोल रहे थे कि अरे अर्जुन और आपको मिला, ये बात का खुलासा मैं आगे कर देंगे, वो क्यों मिला और कोचिंग ये ऑफिशिएटिंग के लिए कैसा मैंने ये किया था थोड़ा, जब ये अगर हम आके भी बता सकते हैं अभी भी, तो ये हो गया था, यानी अर्जुन का कैसे मिला, ये हो गया अर्जुन तक का। सो अभी तो हमने सारी अच्छी बातें की, नहीं आप घर से निकले, पुणे गए, आपका कोचिंग में हुआ, कबड्डी फिर किया, मैचेस खेले, पहला मैच भी आपका यादगार था, भले हारे बट पॉजिटिव थे। बिल्कुल चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, क्योंकि जिस टाइम से आप आते हैं उस टाइम पे महिलाओं के लिए बाहर निकल के घर से बाहर जाना और खेलना, पढ़ाई तो फिर भी लोग थोड़ा सा मतलब चल जाता होगा, बट खेलना तो चैलेंजेस क्या क्या है, एक सोसाइटल चैलेंजेस क्या रहे समाज के तौर से, खेलने के टाइम मैदान पे या कोचेज से, या कभी ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है? वो तो अभी भी बोलते कि पुरुष प्रधान संस्कृति है, उस वक्त तो और ज़्यादा था उसका, ये अपने ऊपर ये था ज़्यादा। एक्चुअली गांव का तो मैंने बता दिया कि मेरे मौसी जी, मेरे माता पिता, उन लोगों के लिए, उन लोगों ने थोड़ा मुझे प्रोत्साहित किया। वो इसके लिए तो कहते थे कि
सीखने के लिए कि पहला नंबर आना चाहिए, लेकिन वो खेल के लिए भी कोई ना नहीं बोले। लेकिन तो वो तो उधर से मुझे प्रोत्साहन मिल गया। लेकिन जब से मैं कॉलेज में गई और जैसे ही कबड्डी सीखना शुरू किया, तो मेरे बाजू मेरे जो क्लब की लड़कियां थी उस वक्त, जयसी जेंडे होगी, क्योंकि जो सीनियर लोग थे वो मंजू शुभांगी दाते करके, नीलम दाते करके, 2 तीनों बहनें थी, उल्का करके, उल्का महाजन है उनका, वो भी थी हमारे साथ में। तो उन सब लोगों ने बाद में मुझे बता देते थे कि गलत खेलते समय कि कहाँ गलत कहाँ होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी मुताबिक हम आगे निकल जाते थे। ये भी बात होती रहती थी वहाँ कि हम कैसे खेलना है। फिर भी उस वक्त पुणे के भी हालत वही थी, ज़्यादा लोग नहीं भेजते थे लड़कियों को खेलने के लिए। स्कूल में जाते थे तो इंटर स्कूल तक को सीमित रहता था, बाकी आते थे तो फिर वो शादी का, गांव में तो शादी का जल्दी चलता था, लेकिन वो बोलते थे कि कम से कम पढ़ाई करो, हर एक का माँ बाप का पढ़ाई करो, बाद में सब कुछ था ये। और आपको मैंने बोला कि मुझे कोचिंग का इंटरेस्ट था करके, उसी टाइम मुझे जेल में आता था कि मैं उधर सिखा रही हूँ बच्चों को, सर के पास से सिखा रही हूँ, कुछ में आता था। जब मैंने एथलेटिक्स करती थी तो मुझे मालूम था कि एक्सरसाइज करना है, फिर उसका तो मुझे कबड्डी के ग्राउंड में बता रहे आप एक्सरसाइज मत करो ताकि आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन मैं उनको बता नहीं सकती थी कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद थकती नहीं हूँ और अच्छा काम कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने 6 वीक का कोर्स किया। जब मैं और फिदा भाई हम दोनों साथ में थे, हम बोले कि नहीं करेंगे तो मालूम हो जाएगा साइंटिफिक बेस क्या है उसका, क्योंकि जितना साइंटिफिक अच्छा रहेगा उससे आप और आगे बढ़ोगे। वो साइंटिफिक बेस करके तो उधर रुके, फिर उधर के सब कोचेस बोलने लगे कि अरे शकुन तेरा कोचिंग का अच्छा है, तू फुल ईयर का कोर्स कर दो, पूरा साल का। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में जाने का सोची, मेरी मौसी की तबीयत बहुत खराब थी, उधर पुणे में था, हमारे साथ में थी, हॉस्पिटल में थी। फिर वो बोले कि नहीं, वो बोले नहीं आप, उन्होंने मेरे लिए 1 महीना जगह रखी थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे के लिए ये भी जितना ही था, क्योंकि मेरा जस्ट मेरे घर का कोई है तो उसके लिए मैं ना रुके, मुझे अच्छा नहीं लगा उस वक्त। मैं बोली मैं कोर्स बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये गुजर गई तो मैं उसके बाद में मेरा मन एक हाथ, तो उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, ये बात है। तो नेक्स्ट ईयर मैंने किया, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा साल का हो गया मेरा। अच्छा हुआ कि उसमें मुझे अर्जुन अवार्ड करके मुझे बाकी का सब फैसिलिटीज मिल गई। उधर स्टेट वालों ने मुझे बोला कि आपको हम स्टाइपेंड देते हैं, आप हमारे ज्वाइन कर दो। मैं बोली नहीं, क्योंकि उस स्टेट कोचेस के लिए हमने कुछ सुना था। मैं बोली ठीक है पूरा हो जाने दो, बाद में मैं देखूंगी, क्योंकि ये बात उस वक्त हो गया। जब मेरा पूरा होने के बाद उधर मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उधर ओलंपियन इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थे बहुत सारे। फिर जो उधर वो जो एक लेडी थी, उनके जो ये करने वाली थी डिपार्टमेंट की साइकी, तो मैंने उनसे पूछा ये होने के बाद, क्या पहले तो कुछ मालूम नहीं था, तो मैं बोली मुझे क्यों मिला, क्योंकि मैं तो खाली अर्जुन अवार्डी हूँ, बाकी अर्जुन अवार्डी इंटरनेशनल ओलंपियंस हॉकी और सब लोगों के थे, एथलीट में थे, क्यों बोला। वो बोले कि आपका पूरा साल का देखते हैं, पूरा आपका बिहेवियर हो, स्कूल हो। वो तो मुझे हर वक्त मैं अपने खेल के लिए तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्स्ट थी, और मेरे पीछे बहुत पीछे थे बाकी के लोग, इतना डिस्टेंस रहता था हर वक्त इसमें। तो मैं बोली पूरा सब साथ देखते थे, फिर इसके वजह से मिला। वो मुझे क्रेडिबल लगा कि नहीं हमें मिला। उस वक्त मैंने ऑल इंडिया का जो ऑफिशियल की परीक्षा होती है वो भी उधर दे दिया मैंने। फिदा भाई था उस वक्त हमारे साथ में, वो बोले अरे को वो लोग हमें पास नापास करेंगे, वो अलग होता है ना, वो तो कर्नाटक है तो बोले तो लैंग्वेज तो हिंदी अंग्रेजी दोनों भी हम दे सकते हैं। तो लेकिन मैंने उधर भी पास, मुझे खाली 2 मार्क्स कम पड़े। तो जब वो एग्जामिनर थे, बाद में मैंने उधर गई थी, तभी मैंने उनको पूछा कि मुझे 2 मार्क क्यों पड़े, क्योंकि मैंने क्लियर लिखा था। उन्होंने लिखा था, एक क्वेश्चन था कबड्डी ग्राउंड के एंड लाइन का विड्थ बता दिया था। तो विड्थ बता दिया बोले तो ये पूरा भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, यानी 5 सेंटीमीटर रहता है इनसाइड द ग्राउंड, ऐसा होता है उसका मार्किंग, और पूरा लाइन भी आता है। वो बोले कि वो इसीलिए रखा था क्वेश्चन ताकि जंबल में आ जाओ करके आप लोग सब लोग। वो तो जंबलिंग में रहता है, ताकि ऑफिशियल भी ऐसा होता है ना, जब आपको निर्णय देना होता है तो उसी क्या घटना घट चुकी है उसी के मुताबिक आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी आप थोड़ा रुके तो भी चलता है कि उसको आपको देना है करके। ये इसलिए उधर का तो मैंने पास कर दिया। फिर आगे निकल गई, कोचिंग का कर दिया। कोचिंग के लिए मैं जब गांव पुणे में चली आई तो मेरे कोच साहब ने मुझे टीम नहीं दी। वो बोले नहीं रुको, क्योंकि उनका ये नहीं था कि उस वक्त ना लोगों को भरोसा नहीं था। वो बोलते थे कि अरे एनआईएस करने क्या है चीज़, हम जो सीखते वही सिखाओ ना। मैं बोली नहीं, उसमें साइंस भी है। वो बोलते साइंस क्या, मुझे इतना समझ। फिर मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, मैं बोली इतना बड़ा पत्थर होता है
हम जब हाथ से ढकलते तो नहीं ढकेला जाता, लेकिन उसको बाहर ये लगाओ कुछ इजी कहते, वो जो साइंस है, बस यही साइंस अगर हमने अपने गेम में लाया तो हम जल्दी स्टेप आगे आगे निकल जा सकते हैं। और 1 साल उन्होंने फिर मुझे टीम दी लड़कियों की, अहिल्या देवी स्कूल की, और 1 साल में उन्होंने जब उनका ये बताया उसका, तो वो मुझे फिदा भाई और केलकर सर दोनों ने बोला अरे नहीं शकुन तू बोल रही है ना वो सही है, चलो अच्छा है, चलो करते जाओ। फिर उधर से मेरे अभी तक यानी जब से मैंने 70 से सीखना भी शुरू किया, सिखाना भी शुरू किया, अराउंड 70-80 मेरी लड़कियां होंगी जो स्कूल नेशनल, सब जूनियर, जूनियर नेशनल, ओपन नेशनल और 2 इंटरनेशनल है तब से किया हूँ। तो उसका नतीजा अभी तक का यही है। अभी थोड़ा जो संगठन में आगे करके थोड़ा सा रुकी हूँ, लेकिन शुरू है उधर भी काम ये शुरू करना। लेकिन आपने बताया कि कैसा रहा उधर तक, और ऑफिशिएटिंग का भी बोल देते क्योंकि ये सभी एक जो इसमें मिला जो है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ कि करियर तो हुआ, फिर कोचिंग की तरफ आपने बोला कि वो स्टार्टिंग से ही था कि एक इनबिल्ट था और करना है, सीखना है और लोगों को सिखाना भी है। बिल्कुल। फिर ये अंपायरिंग वाला, क्योंकि अंपायरिंग का भी आपका इंटरेस्टिंग है कि नहीं मेरी मैचेज में फीमेल का अंपायर होना और उसके अलाउड नहीं, और उसके लिए संघर्ष करना और खुद पहली महिला अंपायर होना। सो इसका कहाँ से आपको कि नहीं अंपायरिंग? एक्चुअली पुणे में ही चला था। पुणे में जो सब लोग सुशिक्षित बोलते हैं, हम सब लोग हैं। मैंने उनको बोला कि जो बैंक में सभी संगठन थी वो हमारे एसोसिएशन, उनको मैं बोली पुरुष और स्त्री है दोनों का रूल्स रेगुलेशन सेम है, फिर हम महिलाओं को क्यों नहीं देते पुरुषों का या लड़कों का ऑफिशिएट करने के लिए? वो कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, चुपचाप मुंह मोड़ लेते थे क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते थे। क्योंकि मैं वो सब लोगों को, मैं तो स्टेट फॉरवर्ड हूँ, कहाँ भी तो मैं स्टेट बोल देती हूँ, तो बोले क्यों वो नहीं। फिर करीमनगर नेशनल के लिए मेरा मुझे बुलाया गया उधर। तो करीम हमारे AKFI के मिस्टर ये थे, तो राजू करके वो AKFI जो अपना ऑफिशिएटिंग थे वो इंचार्ज थे। और तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऑफिशिएटिंग जब शुरू में मिले थे तो मैं उनसे वही बात की, देखो महिला लड़का और लड़कियों का सेम है रूल्स रेगुलेशन था, हमें लड़कों का या जेंट्स का ऑफिशिएटिंग क्यों नहीं देते? तो ओंकार प्रसाद जी AKFI के चेयरपर्सन थे, सेक्रेटरी थे उस वक्त आए थे। तो उन दोनों ने क्या, आज पहले दिन के नए जैसे सुबह बारिश गिरी थी उधर, एक सुबह में 8:38 को उन्होंने मुझे कोचिंग ऑफिशिएटिंग दिया। पूरे ग्राउंड में खाली ग्राउंड बदलते थे, पूरे बॉयज के, पूरा जेंट्स का सभी। अभी लड़कियों के लिए उधर कुछ नहीं दिया मुझे, जूनियर का नेशनल था पूरे दिए, इवन फाइनल सेमीफाइनल भी उन्होंने मुझसे करवाया। फिर जब मैंने शुरू में पहली मैच और 1 बजे खत्म हो गई लास्ट मैच, जब मैं होटल में आने लगे हमारी दिया था, मैं ब्लेजर पहनती थी और साड़ी पहनती थी वाइट, तो मैं बोली चलो निकाल दो क्योंकि बहुत पसीना आई थी। तो आते समय बॉय को बोले मुझे खाना इधर ही दे दो क्योंकि 3 बजे वापस जाना था। तो पूरा पसीना से भीग चुके थे, ऐसे ब्लेजर निकाली तब से बाहर से, और शकुन आ जाओ बाहर। तो मैं बाहर, हमारे ओंकार प्रसाद जी थे AKFI से सेक्रेटरी, और राज जी करके थे वो चेयरपर्सन थे ऑफिसर के। तो आके बोले, फिर उन्होंने मुझे पेट टिपते बोले शकुन आज तू परीक्षा में पास हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। देखो आज तुझे जानबूझ के सुबह से शाम तक दोपहर तक इसीलिए एक ही जगह पे यानी खाली ग्राउंड बनना है, और हर एक अलग अलग हो दिया, कभी ऑफिशियल ने सरपंच पंच टाइम कीपिंग में से स्कोरिंग के लिए, तो इतना कर इसलिए दिया कि देखो आप बोलती थी ना, तो हमने आपका एग्जाम लिया, अभी परीक्षा ले लिया। और मैं बोली, फिर वो बोला पास हो चुके हैं और अच्छे मार्क्स से 100 से 100 मिले। मैंने कितने मिले? 100 में से 100। और देखो अभी लड़कियों का आना चाहिए उधर। मैं बोले लड़कियां तो तैयार होती है लेकिन आप लोग देते नहीं उस टाइम से। तो बाद में तो लड़कियां अभी आप देखते हैं कि बाकी सभी जगह काम कर रही है लड़कियां से। कबड्डी में भी हम देखते हैं कि फीमेल अंपायर। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो 79 का ही किस्सा होगा, वो 79 लीटी का। तो हमने फाइट किया था उसके लिए। ये ऑफिशियल का तो हो गया, तो उधर भी फाइट करना पड़ा। इसमें लिए कोचिंग के लिए तो 70 से हूँ मैं, कि जब मैं सीखती तभी अहिल्या देवी या हमारे महिला श्रम करके स्कूल था, उधर भी सुबह एक जगह शाम को एक जगह मैं जाती थी इसके लिए। इन द मीनवाइल मुझे 86 को इसका ये था, मेरा इंटरव्यू था अपना। 72 ने मैंने NIS का पूरा कोर्स पास कर लिया, टॉप भी रह चुके मैं अपने खेल के लिए। तो मुझे साई में बोले कि ज्वाइन कर दो, और मुझे ज्वाइन भी नहीं किया था। तो मुझे 6 वीक का कोचिंग कैंप देने के लिए मुझे बुलाया था उधर। मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था इसको डिपार्टमेंट को।
वो कोर्स किया, उससे तो कंटिन्यूशन जब तक मैं 12 साल तक रेगुलरली 6 वीक का कोर्स हम लेते रहे। तो हमारे लिए तो पूरा भारतवर्ष के और भारत के बाहर के भी लोग आते हैं ना हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए, कोचिंग बेसिक ट्रेनिंग होता है ना उसका, इसके लिए वो कंटिन्यूशन में चला रहा। मेरा पहला पोस्टिंग था गुलबर्गा में। तो गुलबर्गा तो वो तो बहुत पीछे उसका तो एरिया है, वहाँ लड़कियाँ भी पूरा बुर्खा के साथ आती हैं कॉलेज में। और मेरा पोस्टिंग यूनिवर्सिटी में था। एक बात मैं बता दूंगी, बाद में बताऊंगी। कोचिंग कैंप के लिए मुझे जाना था, मैं ट्रैक सूट में चली गई। उधर का जो प्यून था, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे कैसे दरवाजे के पीछे झाँक के देखते हैं, वैसा वो मुझे देख रहा था। क्योंकि मैं ट्रैक सूट पहन के आ गई, उसके लिए उसके जहन में वो ये ठीक है नहीं लगता था, उसका ये नहीं होता था कि वो ट्रैक सूट और मैं आके यहाँ चली गई। वो तब उसका मेरा और मार्गारेट जी अरवा तभी उधर आई क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मार्गारेट जी, वो भी कर्नाटक से थी। जब हमारा अर्जुन अवार्ड का उधर मीटिंग हुआ था तब हम जाके कुछ अर्जुन अवार्डीज महाराष्ट्र के उधर जाके उनको मिले थे। उन्होंने बोला कि क्योंकि मैं ट्रांसफर पुणे में लेना चाहती थी, उसका मैं आपको बता दूंगी बाद में क्यों लेना चाहती थी। तो उनको मारवाड़ी से हमने बोला कि, तो उन्होंने बोला कि आप अर्जुन अवार्डी था, हम आपके लिए एडवांस में कोचिंग के लिए हम आपको भेजने वाले हैं। जब मैंने उनको बताया कि मैं गुलबर्गा में हूँ तो बोले अरे माय गॉड, उनको मालूम है वो एरिया कैसा है क्या नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया कि वो तो बच्चों को मैंने कोचिंग करती थी सुबह शाम, मैंने ट्राई किया कि लड़कियों के लिए कम से कम शुरू हो जाए उधर। मैंने उसके लिए ट्राई किया, वो जो बीसी थे उधर ही रहते थे ग्राउंड के बाजू में। तो हमने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कम से कम शुरू हो जाए। वो तो शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली थोड़ा चलता रहेगा आगे पीछे कुछ, तो ये वो ट्राई किया उस वक्त। वो उधर से फिर हमारे, मैं तो कहाँ आपके बारे आपको बोली कि मैं गुलबर्गा में तो ये हो गया हमारा कोचिंग का, उधर चल गया। हमारे जो जोनल ऑफिसर थे वो बोले कि एक्चुअली आपको बताना मैं भूल गया, मैं बोली कि मेरे पिताजी डायबिटिक पेशेंट थे, उनको पाँव में इतना जख्म पड़ा था कि उधर वो पुणे हॉस्पिटल में पुणे में थे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बोलते कि उसका पाँव कट करना चाहिए। तो कट करना चाहिए तो बहुत खराब बात थी कि पैसा भी बहुत लगता था। उस वक्त आपको मैंने बता दिया कि हम लोग 72 में बहुत अकाल पड़ा था, बहुत बहुत फेस किया हमारे सब चीज़ों के लिए। पैसों का भी एक ज़्यादा कम रहता था। फिर हम पिताजी को क्या करते कि 8 दिन रखते थे, फिर डॉक्टर को बोलते थे अभी, फिर 10-12 दिन घर पे रखते थे, फिर 8 दिन उधर लेते, क्योंकि पैसा तो देना पड़ता था ना। पैसा कहाँ से लाए से, जो अपना कमाई का हम वही देंगे। और किसी से मांगेंगे, लेकिन किसी से मांगेंगे तो हमें टाइम पे देना पड़ता था ना, इसीलिए फिर हम डॉक्टर भी, उनको हमारे सब मालूम था। तो डॉक्टर बोले ठीक है जाओ लेके जाओ, फिर लेके आओ। और मैं गुलबर्गा से फिर जब मेरा पेमेंट होता था, मैं गुलबर्गा से रात को निकलती थी, शनिचर को रात को पुणे में आती थी, सुबह में बस उधर ही स्वारगेट में उतरते, हॉस्पिटल में जाती थी, पिताजी को देखती थी, उनको बता देती, डॉक्टर से बात करती थी। फिर शाम को हमारे कोसा रेलवे थे, वो मेरा रिजर्वेशन कर लेते थे जयंती जनता का, दोपहर रात को 2 बजे रहती थी, 1:30 बजे। फिर उधर से मैं सुबह गुलबर्गा में उतरती, गाँव पास में मेरा ये था अपना सेंटर, तो जाते समय मैं ट्रैक सूट में जाती ताकि मैं सेंटर पे जगह पे ठीक तरह से पहुँच सकूँ। ये चल रहा था, इसलिए मैं उधर का ट्रांसफर में लेना चाहती थी कि उधर मैं अच्छी सुविधा दे सकूँ या कर सकूँ। फिर उनके वजह से शामराव जी आष्टेकर उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, वो भी बोलते थे कि, और एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा कबड्डी का ट्रेनिंग हुआ था यहाँ बेंगलोर में स्टेडियम में। तो उधर के चंद्रमौली तो सेक्रेटरी थे, वो बोलते थे कि नहीं शकुन, अभी हम आपको कर्नाटक ही बुलाने वाले हैं। और वो मार्गारेट जा रही तो फिर उनका ही सुनेगी ना, क्योंकि उनको कभी भी कि उनका स्टेट अच्छा बनना कोई चाहता है। इसलिए मैं उनको भी बोली थी नहीं मैं सुनने वाला हूँ, तू तेरे जैसे आएगा तो मेरा कबड्डी बहुत अच्छा जाएगा, वो महाराष्ट्र से भी अच्छा निकल जाएगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ बुलाने वाला हूँ। इसलिए मैं मार्गारेट से बोला कि सर मैडम जी मुझे यही बात है, इसलिए मुझे ये करना। फिर और हमारे शामराव जी आष्टेकर भी थे, सुरेश जी कलमाड़ी थे उस वक्त वहाँ। अच्छा। फिर उन लोगों की वजह से मेरा पुनः ट्रांसफर हो गया थोड़ा। फिर उधर से मुझे टाइम मिला, क्योंकि आप एक जगह पे हो तो आप अच्छे ट्रेनिंग दे सकते हो और आप अच्छे नतीजे आप निकाल सकते हैं वहाँ से, ऐसा था। फिर मेरा पुणे में ट्रांसफर हो गया। सही है। उसमें भी मैं देखा कि नहीं काफ़ी अच्छा आपका रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि जब एसपी कॉलेज में आप कोचिंग कर रही थी तो वहाँ पे 7 के 7 प्लेयर्स जो महाराष्ट्र के लिए खेल रही थी वो आपकी कोचिंग से थे। हाँ, वो स्कूल का था, जूनियर कॉलेज का था। तो मुझे उन्होंने कोचिंग के लिए अहिल्या देवी से भी मेरे जनरली हम प्रैक्टिस उधर ही करते थे, वहाँ कुछ बच्चियाँ थी और बाहर की कुछ बच्चियाँ थी। तो उनका अहमदपुर में उनका सिलेक्शन था, स्टेट सिलेक्शन।
तो सातों लड़के, मेरी 12 की 12 लड़कियां उतनी अच्छी थी, लेकिन जो साथ खेलते हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाता है जनरली। तो सातों ऐसा हुआ कि स्कूल नेशनल उसका बाद में 17 में हुआ वो स्कूल नेशनल। तो वो अच्छा हो कि उनमें से 7 यानी रियली उन लोगों ने सातों को मिला, क्योंकि उनके लिए दूसरा पर्याय नहीं था उन लोगों को लेने के सिवाय, क्योंकि दी बेस्ट थी वो सभी सातों। और एक उससे जुड़ा हुआ किस्सा सुनाती हूँ। 17 नेशनल में था, स्कूल नेशनल थे, शामराव जी उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त फिदा कुरैशी लड़कों का कर लेते कोचिंग और मैं लड़कियों का। हमारे यहाँ जो हम निवड समिति में थे वो लोग, तो वो लोग बोलते कि लोकल का टीम लड़की ले लो। मैं बोल नहीं, एक बीड़ी की लड़की थी, उसका कॉर्नर वो बहुत अच्छा खींचती थी, तो मैं बोली यही चाहिए मुझे, ताकि जो उत्तर के नॉर्थ के लोग होते हैं वो स्ट्रेट भागते हैं, तो खींचने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। उसके मैंने जो दूसरे ये थे समिति के लोग उनको बता दिया। फिर वो बोले ठीक है, आप जैसे आप करती हो कर दो, आपके हिसाब से कर दो। क्योंकि वो जो कोच साहब है तो वो बहुत बड़े थे करके, ददलापुरकर सर करके, वो मेरे लिए एग्जामिनर भी करके आ चुके थे NIS में कभी। तो बोले नहीं ठीक है, क्योंकि मैं इंसिस्ट क्यों, मुझे आदत ये है कि जो चाहिए, जो सही है उसको लाना है। फिर मैं इसके ठीक है, वो कुछ पद कुर्सी के लिए इधर उधर करना, ये आज तक मैंने कभी नहीं किया। मैं बोल नहीं, ये चाहिए, क्यों चाहिए, इसी बात के लिए। और जो 17 में थे, हरियाणा की सेमीफाइनल में हमारी, उनको पहले हरियाणा ने सब लोगों को वन साइड जीते थे। फिदा भाई सब लोग मुझे बोले, वो भी कोच साहब थे, शकुन अब ये बहुत, वो बड़ी लड़कियां बहुत अच्छी है, हाइट है और सभी है, देखो वैसे आप लोग तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन देखो थोड़ा संभाल के। सभी पूरा 17 जितने लोग देखने आते बोलते थे अभी महाराष्ट्र हारेगा, क्योंकि उनके सामने बहुत ऐसे आप उनके बोलते थे शिवाजी और वैसे था चित्र। तो मैं लड़कियों को बोल दिया, और उस लड़की जो मेरी कैप्टन थी वो कॉर्नर पकड़ती थी, उसके पिताजी खो खो के सेक्रेटरी थे, वो भी उसके माँ बाप देखने आए थे, मैंने उसको बाहर बिठाया। देखो वो भी उसके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। उसके पिताजी माताजी ने बाद में मुझे बताया आपने किया क्यों किया करके, उसको भी मैंने बताया। थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन होते भी उसको टॉस करवा दिया बाजू। और जब सेमीफाइनल में हरियाणा था, मैं उसको खाली बोल दिया उस लड़की को खाली आप खींचो, उसको है ना बस, बाकी कवर करेगा वो। ऐसा करके हमने उनसे 1 सेट जीता है। किसी को अच्छा नहीं, हाँ किसी को नहीं मिला, वो बोले हम हारेंगे 1 सेट। उस वक्त शामराव जी भी आए थे, तो स्टेट मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की वजह से कुछ देना है पैसे। उस वक्त के 200-250 रुपए तो बहुत होते हैं कि 79 में वो लोग होता है वो सब। फिर वो फाइनल तो हमने जीत लिया, फिर हमें फाइनल इतना ही नहीं था। लेकिन ये बात होती है कि हमने सिलेक्शन करते समय, क्योंकि न जब हमारे लोगों ने, सामने वालों ने भी, जब मेंबर्स थे उन लोगों ने भी ये कैसे किया। और जब मैंने सर को फोन करके, उन्होंने भी देखा, सर को मैंने फोन किया, सर ऐसा नहीं शकुन तेरा बात सही है। हम बोलते हैं ना खाली तू तेरा कोचिंग का माइंड है, हम बोलते कि नहीं चलो उस गांव में हो रहे थे, कम से कम बच्चे को तो ले लो। ये हुआ था। सही बात है। सो अभी आप प्रबंधन में भी है, कोचिंग भी किया, खेला भी, अभी प्रबंधन में है। महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप जो कबड्डी एसोसिएशन है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है। सो यहाँ की जिम्मेदारी, बाकी 2 जिम्मेदारियों, जो एक खिलाड़ी के रूप में और जो कोच के रूप में था, और ये जिम्मेदारी कैसे अलग है, या वो दोनों जिम्मेदारियाँ इस जिम्मेदारी में कैसे हेल्प करती है? टोटली अलग है। एक बार मुझे फिदा भाई अभी हमारे स्टेट में थे, तो उन्होंने बोला कि शकुन अभी ये बत इधर आ जाओ। मैं बोले नहीं, मुझे मैदान उधर वो अच्छा लगता है, इधर नहीं, क्योंकि उधर थोड़ा इधर उधर होता है राजकारण और सब अच्छा नहीं। मैं बोले जितना मैं उधर काम करूँगी उतना मुझे उसका फायदा मिलेगा, मैं जितना बच्चों को सिखाऊंगी उतने उससे मुझे अच्छे में उनका रिजल्ट दे सकती हूँ। ये हो रहा था, वो चल रहा था, उनको भी सब लोगों को मालूम था। लेकिन क्या हुआ कि गणेश चतुर्थी होती है ना, उस लोग पुनः नेहरू स्टेडियम पे कंपटीशन थे, हम सब महिला उधर बैठे थे, ऑफिशियल में थे, सभी लोग थे उधर, हम कोचेस करके थे। तो वो लोग मुझे बोले कि, और गुणवंती जरांगेकर की कोच थी उधर कबड्डी खोखो इसके लिए स्टेट में, वो भी थी, आई थी उधर बैठी थी। वो बोली कि शकुन अभी ताई, अभी मैडम अभी आप ऐसा करो, इन लोगों में आ गए तो हम कुछ बोले ना तो ठीक तरह से बात नहीं करते वो लोग हमसे, और हमारे मेरिट के लोग हैं उनको नहीं लेते, किसी को भी ये करते हैं। मैं बोली ठीक है। फिर वो चतुर्थी को हम सब बोले थे, मैं बोले चलो हम कुछ ना कुछ करना है इनके लिए। और लकीली क्या हुआ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ये करना था, समिति बनाई थी घटना दुरुस्त करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन में, उसमें उन्होंने मुझे ले लिया
किस्सा हुआ था कि पहले अगले साल बालेवाड़ी में था वो, तो मैं जा नहीं पाई थी। नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ गोलेरे पे पंडित नेहरू स्टेडियम ये करके आओ, तो वहाँ बैठक हुई थी, उसकी मीटिंग हो रही थी। अपने आदरणीय दादाजी अजय दादाजी उस वक्त थे ये। तो लास्ट ईयर रखा था कि जो घटना दुरुस्ती का समिति है उसमें और 2 लोगों को लेना है। अच्छा। ये मुझे मालूम था। जब शुरू हो गया तभी मैंने हाथ ऊपर उठा और मैंने उठा के उठ के बोला सर लास्ट टाइम ऐसा डिसाइड हुआ कि 2 और लोग लेना है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोनों भी लड़कियां महिलाओं को दे दे, उनको भी चांस दे दे। तो सब जगह ये डिस्कशन चल रहा है महिलाओं को दे दो, तो मालूम था। फिर उन्होंने बोला दादा ने आजू बाजू लोगों को पूछा कि कौन कितना क्या कौन आना है क्या नहीं। फिर बोला चलो शकुंतला का पहले नाम ले लो, मैं और वासंती से। मैं बोली कौन आपका नाम? मैं शकुंतला कटाकर वासंती से आता हूँ, वो भी हमारे से पहले नेशनल खेल चुके हैं और ये तो हम अभी लेके कभी चांस मिला तो मैं दोनों का नाम मैंने उनको बोला। तो फिर डिस्कस किया, फिर उन्होंने मुझे ले लिया। फिर 4 जेंट्स वर्सेस मैं, ये चल रहा। तब जब ये डिस्कशन हुआ, हमारा मीटिंग बैठे थे, तो बोलते थे ये नहीं वो नहीं ऐसा। तो मैं बोली महिलाओं के लिए करना। मैं बोली महिलाओं के जैसे हम चतुर्थी में बैठे थे ना, पूरे लड़कों का हमारे सबके नाम लिया कि 50 लड़कियां महिला मिली हमें। वो इन्हें कोचेस में थी, ऑफिशियल में थे, जो स्कूल में कॉलेज करती पढ़ती सिखाती भी थी, उन सब लोगों का नाम उनका पता सब लिया और पूरा लिस्ट तैयार कर किया। और मैं बोली चलो इसका तो करेंगे। फिर हमने जब बोला ना उनको, मीटिंग में चल रहा था, अरे नहीं महिलाओं को क्यों, अरे हम दे देंगे ना उनको। मैं बोली नहीं, अभी महिला नेशनल खिलाड़ी जितने हमारे 45 लड़कियां इधर हैं और वो काम करने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं उनको क्यों नहीं देना? अगर है आप किसी को भी दे देंगे, वो कोई भी कैसा है मालूम नहीं, आपको मालूम है कि हम वो किसी के दोगे तो हम बोल नहीं सकते और ना बोलना अच्छा है सबसे। तो बोले कि ठीक है। फिर मैंने लड़कियों को भी पूछा, महीने में एक बार हम मिलते थे संडे के दिन, क्या कहिए क्या नहीं चाहिए। क्या हमारा जब चल रहा था, हमारा मीटिंग चल रही थी इधर, उस वक्त वो महिलाओं का आके बोलती थी कि ये चल रहा है ये चल रहा है ये चल रहा है। बाद में मैंने जो पूरा संगठन जी पुणे में जितनी थी अलग अलग, उनसे भी बात किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए उनके लिए क्या प्रावधान है। तो कुछ नहीं था उनके लिए भी, वो भी सेम। तो नहीं चलो दे देंगे उन्हें, कुछ नहीं। ये सभी इंक्लूडिंग अपने चौहान और ये भी अपने गोरे जी, तो उनसे भी बात किया था। क्योंकि वो महिला वो भी राजकारण में करके तो कुछ तो होगा। फिर वो जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी सब लोगों को मैंने पूछा, वो बोले कि फिर राजकारणी में थे, वो बोले कि नहीं अभी हमारे यहाँ 50% हो चुका है, अभी हम 50% महिलाओं का करने वाले हैं। कि क्या होता है कि हम संगठन है और ये कभी भी हाँ ना बोलने वाले वो लोग ही है ना बाद में करने वाले। फिर एक या कि ऐसा कैसा होना चाहिए। फिर एक वकील और उनके साथ बैठ के हमने किया कि क्या होना क्या नहीं होना चाहिए। फिर मैं हर वक्त उन लोगों से ये किया, हमारी 50 लोग हैं तो क्यों नहीं हम इनमें से जो मेरिटेड हैं, जिसके लिए काबिल है उनको ले लो। जो काबिल है तो लेना ही है। वो एक बार कोई बोले कि नहीं आप ऐसा करो, जो जनरल बॉडी रहेगा वो आपका जो कुछ बोलना है आपको तो उधर आपको कर दो। मैं बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर जो हमारे सेक्रेटरी थे बाबूराव चांदेर करके, उन्होंने बताया कि नहीं आपके जो कमिटी है आपको दादा ने अपने अजय दादा साहब ने सब लोगों को मिलने के लिए बोला है। जब उनका नाम लिया सब लोगों को मालूम हो गया। तो दादा ऐसे कि जो महिलाओं के लिए आदर और ये रखने वाले सभी पवार फैमिली, तो और उसके सामने मैं तो स्ट्रेट बोलने वाली हूँ ये है और ये नहीं करना है। और उनके पीएसी भी मेरी बात होती थी, वो भी बोलते सकूँ नहीं हम लोगों को मैडम जी ये करना है, आप ऐसा बोलो मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोली ठीक है। और फिर मेरा पूरा दे दिया लिस्ट, 50 लड़कियों का लिस्ट, सभी लिस्ट के वो कॉपीज निकाले क्योंकि साथ में ले गए कि सब लोगों को मैं दे सकूँ उधर। फिर वो लिख के पूर्व दे दिया। फिर मैंने उनको बोला, वो बोले कि क्या करें। मैं बोली देखो जो मेरिटेड है जो काबिलियत है उनके मुताबिक देना है। साहब ने बोला, दादा साहब के सामने गए तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और उनके लिए महिलाओं के लिए तो उन्हें पूरा फैमिली में, तो वो बोले जी जब अगर वो ना बोलेंगे तो क्या कैसे बोलेंगे, वो उनको मालूम हो चुका है वो कैसी बात करेंगे करके। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे बताओ क्या क्या कैसे करना है। और जनरल बॉडी में जो एक क्वेश्चन उठाया गया, जब उन्होंने मान लिया 8 महिलाओं के लिए रिजर्व जगह मिली, हमारे लिए रिजर्वेशन मिला। और उधर महेश जी लांगे करके हैं उधर, उन्होंने जैसे हमारा ये निकल के महिलाओं के लिए ये बातें करनी है करके वो खड़े होके उन्होंने बोला कि ये बात सही है, अभी महिला बहुत खिलाड़ी है, उनके कबड्डी खेल में बहुत सारी अच्छी महिलाएं मेरिटेड है और उनके लिए जगह होनी चाहिए। उन्होंने ओबला सभी पब्लिक जितने लोग आए सबने तालियां बजा के वो पूरा पास कर दिया, यानी बहुमत भी नहीं
सभी एक मत से बोलते हैं, उसी मत से हो गया। जो बाकी लोगों ने, दादा ने पूछा सब लोगों को, देखो आप महेश जी बोल रहे करके आप हाँ न मत बोलो, जो अगर आपके मन में कुछ है, क्वेश्चन है, कुछ है, क्यूरीज है तो बोलो। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए होना है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे अच्छे हैं और ये होना जरूरी है। और ये इतिहास हो गया महाराष्ट्र में, नहीं पूरे कबड्डी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली महिलाओं को जगह मिली। एक्चुअली मुझे जो अवार्ड मिला तो इसके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए 8 महिलाओं के लिए, बाकी महिला भी हम कहाँ भी वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसी का परिणाम हो गया महाराष्ट्र राज्य कबड्डी एसोसिएशन में। फिर हर एक जिले के लोग सब में लोग मिलके फिर उधर भी फाइट किया, फिर उधर भी सेम हो गया, फिर महिलाओं के लिए उधर भी उन्होंने ये कर दिया। और सबसे बात अलग बात 21 साल में दादा अजीत दादा ने ये तो डिक्लेयर किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से महिला प्रतिनिधि आना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। ये तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, यानी पूरे कबड्डी के लिए इतिहास का लिए बहुत बड़ा डिसीजन था उनका भी, हमारा भी डिसीजन था कि महिलाओं ने जो कि हमें ठीक है आप हम लेंगे, ये नहीं है हमारी जगह है, हमारी जगह हमें होनी चाहिए ना किसी को। ये हुआ, ये बहुत बड़ा काम हुआ फिर। और इसीलिए थोड़ा सा बोलते कि मुझे बहुत फाइटर है, कोई के बोले शकुन इतनी फाइटर, मैं बोली मेरे पिताजी से आए। बोले कैसे? मेरे पिताजी स्वतंत्र सैनिक थे। बोले तो वो तो होना ही था। बोले इसीलिए तो बोली तू इतना, मैं बोली जो फाइट करता है ना उसने फिर कुर्सी पद उसके ध्यान नहीं देना है, जो सही है बस वो चाहिए, बस सही बोलना है वही कर। मैं बोली जो सही मुझे दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हुई उस वक्त। इसलिए हम महिलाएं आगे उधर डिस्ट्रिक्ट में और राज्य में, और ये भी एक महिला है कि अभी ये भी आ गई है महाराष्ट्र के इसमें। क्योंकि आप अभी प्रबंधन में भी हैं और बहुत सारी चीजें चल रही, प्रो कबड्डी लीग अगर देखा जाए तो आईपीएल जो क्रिकेट का होता है उसके बाद सबसे फेमस लीग है स्पोर्ट्स में, बट वहाँ पे बस अभी मेंस है। फीमेल के लिए प्रबंधन में तो जगह बना दिया है आपने, विमेंस के लिए आप जो बात हो रहा था अपना पीछे, तो आपने बोला कि स्टेट लेवल पे जो लीग्स के मैचेज हो रहे हैं, बट नेशनल लेवल पे फीमेल का ये प्रो कबड्डी लीग जैसा टूर्नामेंट कब से है, क्या प्लान है? एक्चुअली स्टेट में हो चुका है, क्योंकि जैसे हुआ वैसे हर एक स्टेट में करते हैं हम लोग, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी अभी चल रहा है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, ताकि खिलाड़ी को और मोटिवेशन मिले और वो आगे निकल जाने के लिए। उधर उनका प्रैक्टिस भी बहुत मिलता है। वैसे जैसे युवा कबड्डी का भी होता था कि आपको मालूम नहीं होगा, युवा कबड्डी का कहते थे चाकणकर मैडम ने किया था कि अराउंड 18 या 20 साल तक के लड़कों को लेना है, हर एक जिले का टीम आता था और हर एक को पैसे देते थे वो लोग। अच्छा। सर पूरा ये कहने जैसे वो ये था बिजनेस माइंडेड थे लोग पूरा, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए, बच्चों को भी, और उनको हर एक का खेल भी देख सके और खुद में भी सुधार ला सके करके वो वैसे हुआ था। हर साल वो करते हैं। अभी जिससे जैसे आपने बोला प्रो कबड्डी से क्या हो कि मोटिवेशन हो चुका है, क्योंकि अभी टेलीविजन हर एक गांव में देहात में हो चुका है, इसलिए मोटिवेशन कबड्डी के लिए वो बहुत अच्छा फायदा मिला है कबड्डी के लिए। लेकिन एक्चुअली जब मैंने उन लोगों से पूछा तो वो क्या होता है कि जेंट्स का ग्राउंड और महिलाओं का कम ग्राउंड, छोटा होता है ग्राउंड। अच्छा। तो वो बनाने के लिए टाइम रहता है, फिर वो टाइम नहीं मिलता और 2 ग्राउंड वो बना नहीं पाते, इसीलिए उनका चल रहा है कि अभी एक जगह या दूसरी जगह अभी उनके जहन में है, उनका ट्रायल भी लिया है उन्होंने कि प्रो कबड्डी में करने के लिए ट्रायल भी ले चुके हैं। अभी देखते हैं कि कैसे उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, अगर कई महिलाओं का लिए तो वो भी अच्छा रहेगा सबके लिए। इसका जो पूछने का मेरा एक मकसद था, 2 चीज़ें हैं इससे, अगर प्रो कबड्डी लीग महिलाओं के लिए होता है तो उससे एक तो ये होगा कि जो कमर्शियल बेनिफिट है, खेल है जीतने का, देश का नाम रोशन करने का या अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का, वो तो होता है, बट अगर कमर्शियल बेनिफिट होता है, थोड़े ज़्यादा आमदनी होते हैं तो खिलाड़ियों को एक और अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा जो होता है कि अवेयरनेस जो है ना वो गांव तक जाता है। जितना ज़्यादा खिलाड़ी खेलता है, जितने ज़्यादा खिलाड़ी को लोग देखते हैं, उतने ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं। तो जैसे आप जैसे लोग हैं कि आप कबड्डी से जुड़ी हुई हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गया आप कबड्डी के लिए सेवा कर रही है, तो आप अपने यहाँ पे जैसे पूसे गाँव में कर रही हैं, या जो दूसरे खिलाड़ी होंगे वो दूसरे गाँव में कर रहे हैं, बट ऐसा कहीं होगा कि जहाँ पे खिलाड़ी नहीं है, बट अब वो ये सब टूर्नामेंट देख करके आएंगे। तो मेरा मेन मकसद वो था। इसके लिए आप लोग क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जहाँ पे कबड्डी अभी उतना फल फूल नहीं रहा है? कैसे अगर कोई खिलाड़ी है, जैसे मैंने बोला कि मेरी भांजी है, वो वहाँ पे स्कूल लेवल पे तो खेली है, बट अगर अब उसको खेलना है, आगे जाना है, तो उनके लिए क्या रास्ता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, अगर उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली गाँव के लिए, जहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं उनके लिए।
एक्चुअली क्या होता है, जब मैं महाराष्ट्र स्टेट में उपाध्यक्ष रह चुका, आपको बता चुकी हूँ। और उधर उधर हमने स्पोर्ट्स का भी लिखा है, प्रशिक्षण देते उसका मैं चीफ थी। तो मैंने क्या किया, इन द मीनवाइल अपना कोविड आ गया, तो हमने ऑनलाइन किया है कि अभी ऑनलाइन किसको लिए किया कि जो स्कूल में जाते हैं तो पहले जो उधर के टीचर है वो सिखाते हैं कबड्डी, कोचेस तो नहीं आते उधर, बाद में कोचेस आते हैं। इसीलिए बेसिक यानी साइंटिफिक बेसिक कैसा सिखाना है कबड्डी के लिए, इसीलिए मैं हमने शुरू में वो 8 दिन का ले लिया हमने शिविर ऑनलाइन। तो उसके लिए 600 लोग हमें जुड़े हुए थे। ओके। और हर वक्त क्या बोलते थे कि क्योंकि शुरू में सब लोग हमें बोलने लगे, शिक्षकों के लिए वो बाकी देते काम, ये नहीं शुरू में ले दिया, क्योंकि कोचिंग के लिए शुरू में जो टीचर है वो सिखाते हैं। अगर वो गलती से सिखाएगा तो उसको निकाल के दूसरा डालना, अच्छी टेक्निक देना थोड़ा ये टाइम लगता है उसके, इसीलिए हमने वो काम किया। और उसे हमें सब जगह से मालूम है, अभी गुजरात से भी हमारे जो पहले जनरल ये थे करके वाळंज, प्रभाकर जी वाळंज, उन्होंने मुझे स्पेशली बता दिया कि शौकरे तू कर, ये बहुत अच्छा है, ये ज्यादा जरूरत है हमारे लिए। क्योंकि वो गांव तक, और आप मुझे गलत लगा, वो जो ऐसा जो होता है ना जहाँ टेकड़ी और ये लग होता है वहाँ नहीं आता, तो बारिश भी था उस वक्त। तो उधर के जो टीचर है उन्होंने क्या किया था, 3-4 टीचरों को बुला के रखा था, खिलाड़ियों को बोल के रखा था, फिर वो उसके ऑनलाइन करके उन लोगों को बताते थे। फिर बच्चों को बोलते थे, वो तो उधर वहाँ बिल्कुल कुछ जगह नहीं उनके लिए, इस्लामपुर करके गाँव, उसके लिए जो बिल्कुल देहात है, उधर रास्ता भी ठीक तरह से नहीं है, उन लोगों ने भी वही किया। और जो धुलर जलगांव में थे, मैंने शुरू, मेरे जो ट्रेनिंग रह चुके पहले, तो मैंने शुरू में कम लोगों के लिए लिया था हमने, तो बाद में लोग सभी टीचर लोगों का, अरे हमें मैडम जी हमें भी चाहिए इंक्लूड है, फिर हमने 300 का था, फिर सासा ने पूरा कर दिया कि जितना आने दो, 650 का किया। और रोज हमें अराउंड 350 से 400 लोग हमें रोज ऐड होते थे। तो बाद में उन्होंने ये भी बताया कि हमें इसका फायदा हुआ कि हम नहीं जा सकते ना कोचिंग कैंप के लिए, उसके लिए हम कोचेस को नहीं बुला सकते, लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक ट्रेनिंग क्या है, क्या करना है, ये हमने बता दिया। हाँ, वो उस 8 दिन में बता दिया हमने, यानी कोचिंग यानी एक्सरसाइज कैसे करना है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, यानी आपका कौन सा स्किल लेवल है उसके लिए क्या करना है, बाद में खेल होने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करना है, क्यों करना है, ये फिर ये सब अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग हमने 6 दिन हमारे चल रहा था। तो ये अभी भी चल रहा है आप लोग? अभी नहीं, उस 8 दिन के लिए था। बाद में 1 साल के बाद हमने क्या किया, जो हमारे जूनियर महाराष्ट्र स्टेट के थे, स्कूल के स्टेट लोग थे महाराष्ट्र के, उनके लिए बनाया हमने। फिर उनके लिए भी सेम बनाया कि तो वो बच्चे, उनके लिए भी अगर बेसिक और एक्सरसाइज ठीक तरह से नहीं हुआ तो गलत है। फिर उन सब लोगों को हमने बताया, आप सब लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। उस वक्त भी 350 लोगों ने, क्योंकि उनके पास में हमारे तो ये चैनल होता ही था, सब लोगों को उन्होंने दिया, उन्होंने कर दिया। फिर उन्हें हमें लीड कर बता देते थे कि हमने आज क्या क्या किया। हमने उनको बोल दिया था कि आपने सीखा नहीं सीखा, कुछ लोगों को जो उनके सीनियर थे उनको बोला था कि आप बोलो, उससे करके लेने, क्योंकि देहात में पूरी तरह से नहीं होता है ये, उसी मुताबिक एक्सरसाइज भी करना है। तो कैसे आके जोर से भागने लगा नहीं चाहिए, आपको स्लो डाउन, फिर कैसे आगे बढ़ना है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्यों करना है, आगे बीच में किया और बाद में सीख क्या वो को क्यों करना क्यों, ये भी हम बताते कि ये करना क्यों नहीं है, ये वो भी उन लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने किया कि ये जो क्या था उनका नाम, उन्होंने हमारे लिए अप्रिसिएशन भेजा कि उनके क्लब ने, कि जो अपने कदम साहब है ना मिनिस्टर विजय जी कदम महाराष्ट्र के, उनके क्लब ने, कि उन्होंने देखा, बोले कि ऐसा किसी ने भी अभी तक लिया नहीं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों और स्कूल टीचर के लिए सबसे ज्यादा हमें सब लोगों ने पसंद किया और सब अप्रिशिएट किया स्कूल टीचरों ने। वो बोले कि टीचर के लिए सब काम के लिए बुलाते हैं, इसके लिए नहीं, हम पहले थे, हमने हमें सेम उनके काम के लिए बुलाया है, क्योंकि सभी कबड्डी के कोचेस नहीं होते, लेकिन सबके कोई भी हो सिखाने वाला, वो सबको हमने किया और सबने उसका फायदा उठा लिया। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे साथ से कुछ तो काम हम कर सकते हैं इनके लिए। एक मैसेज जो लास्ट में आप देना चाहे द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के माध्यम से, जो ग्रामीण जनता है, जो छोटे शहरों के लोग हैं उनके लिए, कि कोई भी स्पोर्ट्स से, खास तौर से कबड्डी से अगर उनको जुड़ना है, कबड्डी में उनको अपना करियर बनाना है, तो वहाँ पे गार्जियन का क्या रोल है, बच्चे किस तरीके से अप्रोच करें? एक्चुअली सब गार्डियन के लिए मैं बोलूँगी कि अब ये मत सोचो कि कबड्डी में खेले तो मुझे बहुत लगता है,
हम कुछ गिरते हैं तो बहुत जख्म वगैरह होता है वो, और उसके लिए पैसा लगता है कभी कभी, तो वो क्या करे, उन लोगों का यही था। तो कुछ नहीं, आप खिलाड़ियों को खेलने दो, अपने बच्चों को खेलने दो। जब वो आगे करेंगे वो खुद का, आपका, देश का भी नाम रोशन करेंगे, आपको नौकरी भी मिलेगी। हमारा अभी महाराष्ट्र में भी सभी जगह, सभी स्टेट में अभी जो खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनके लिए नौकरी तो आपके दरवाजे पे होगी। इसीलिए आप कोई चिंता मत कीजिएगा और उनको बिल्कुल अपने मन से, दिल से उनको खेलने के लिए भेज दो। और अच्छा होगा कि आपका नाम भी रोशन हो जाएगा, गांव का भी नाम रोशन हो जाएगा, देश का भी नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आई, आपने इतना समय दिया, उसके लिए दिल से आभार। और आपके राइजिंग टीम और आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद और शुभेच्छा कि आपका चैनल लाख नहीं क्या मतलब करोड़ों लोगों में इसका ये हो जाए। थैंक यू मैम। धन्यवाद।